तो एडुकार्ड का सैम्पल पेपर नंबर 2 है। आज इस वीडियो के पार्ट में हम 1 मार्का और 2 मार्का के क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे। जहाँ पर शॉर्ट मेथड लगता है वहाँ शॉर्ट मेथड भी बताऊंगा मैं आपको। शॉर्ट और लॉन्ग दोनों मेथड से सॉल्व करेंगे सैम्पल पेपर को। तो साथ में मेरे साथ सॉल्व करना। सैम्पल पेपर है तो ठीक है, नहीं तो मेरे साथ जो क्वेश्चन है उन क्वेश्चन को सॉल्व करते जाओ। तो चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है अपन को, ए प्राइम नंबर ग्रेटर देन 91 और लेस देन 100 और 91 के बीच में प्राइम नंबर को फाइंड आउट करना है। तो बच्चों प्राइम नंबर क्या होता है, या तो जिसमें उस संख्या का भाग चला जाए और 1 का भाग जाए, केवल उन दोनों का ही भाग जाए, वो होता है प्राइम नंबर। तो 94 में तो 94 के अलावा 2 का भी भाग जा रहा है तो ये नहीं होगा, इसमें भी 2 का भाग जा रहा है तो ये नहीं होगा, इसमें 5 का भाग जा रहा है तो ये नहीं होगा, 97 में केवल 97 का और 1 का भाग जाता है, इसलिए डी आंसर होगा। तो ये तो एक बच्चों जैसा क्वेश्चन था, चलो कोई बात नहीं। ओके चलो सेकंड नंबर क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड ए जीरो ऑफ पॉलिनोमियल x³ - 8। आपको बोला है कि कभी भी जीरो को फाइंड आउट करना है किसी भी पॉलिनोमियल के, तो आपको क्या करना होगा मेरे बच्चों, उस पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल पुट कर दो। x³ - 8 = 0 पुट कर दो, ठीक है ना। अब सॉल्व करो। x³ - 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर क्यूब लिख सकते हैं = 0। ओके तो इस तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना ही है। मान लो लॉन्ग मेथड में भी आ जाए तो भी सॉल्व करना है ना, ठीक है। और देखो जब भी पावर सेम होती है ना, तो उनके बेसिस हमेशा बराबर होते हैं, यानी कि 3 पावर बराबर है तो x = 2 होगा, उनके बेसिस भी बराबर होंगे। हैंस हमारा आंसर आ जाएगा x = 2, मतलब मेरे प्यारे बच्चों डी आंसर आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि राइट ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को लिखना है हमारे को, जहाँ पर हमारे को सम दे रखा है ना, जीरोस का 1/4 और प्रोडक्ट दे रखा है जीरोस का हमारे को 1/4। तो सबसे पहले हमारे को इसकी इक्वेशन याद होनी चाहिए लॉन्ग मेथड में भी आ जाए। हम ऐसा नहीं कर रहे हैं कि ये 1 क्वेश्चन का मार्क का है या 2 क्वेश्चन का है, हम पूरा सॉल्व कर रहे हैं ताकि हमारी पूरी प्रैक्टिस हो जाएगी, जैसा पूछेगा वैसा आंसर देंगे। तो चलो यहाँ पर हम बताते हैं मेरे बच्चों, क्या बताने वाले हैं कि इक्वेशन कैसे लिखते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को। इक्वेशन का फॉर्मूला होता है x² - k अल्फा प्लस बीटा, यदि अल्फा और बीटा जीरोज हैं, इंटू x प्लस अल्फा प्लस बीटा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, एंड = 0, ठीक है ना। ये हमारी इक्वेशन हो गई। अब हमारे को इक्वेशन में क्या दे रखा है, हमारे को दे रखा है अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है, -k 1/4 दे रखा है। अल्फा बीटा यानी कि इनका प्रोडक्ट दे रखा है हमारे को कितना, यहाँ पे दे रखा है हमारे को 1/4 दे रखा है। पुट कर दो इसके अंदर, बस पुट करना बाकी है। तो x² - k कितना दे रखा है, -k 1/4 दे रखा है, इंटू x दे रखा है प्लस। अब कैलकुलेशन में केवल माइनस प्लस का ध्यान रखना है ना, ब्रैकेटों का ध्यान रखना, बस और कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्व करना है अपन को, ठीक है। तो x² माइनस से माइनस प्लस हो गया 1/4 इंटू x आ गया, प्लस का 1/4 आ गया = 0 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर एलसीएम ले लो, एलसीएम लिया तो 4 आ गया, तो 4x² प्लस के x प्लस का 1 = 0 हो गया। ये 4 इधर चला जाएगा, 0 तो 0 हो जाएगा, यानी कि हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या आ जाएगी मेरे बच्चों, 4x² प्लस का x प्लस 1 = 0 हो जाएगी। ये हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गई। शायद ये देखो कहाँ पर है आंसर में 4x² प्लस x प्लस 1, ये हमारी यहाँ पर है, ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आई थिंक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है डिटरमाइन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। रूट निकालने, रूट मतलब x की वैल्यू निकालनी है, x की कितनी वैल्यू निकालनी है ना, ठीक है ना। तो चलो x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, इनको लिख देते हैं √3 का x² - 2x - k √3 = 0। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड का यूज़ करेंगे। मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। मिडिल टर्म को स्प्लिट करने के लिए क्या करोगे मेरे बच्चों, आपको √3 से मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले आखिरी टर्म का क्या आ जाएगा हमारे पास, 3 आ जाएगा, तो √3 × √3 कितना हो जाएगा, 3। अब 3 है ना आ गया हमारे पास। अब 3 के ऐसे फैक्टर करो, ऐसे दो फैक्टर करो कि उनका मल्टीप्लिकेशन करने पर 3 आ जाए। केवल एक ही कंडीशन पॉसिबल है, और वो है मेरे बच्चों 3 × 1। इसके फैक्टर केवल 3 और 1 होंगे, 3 × 3 = 3, यही हो सकता है केवल और केवल, ठीक है ना। और मेरे बच्चों प्लस या माइनस करने पर क्या आ जाए, 2 आ जाए। प्लस या माइनस करने पर क्या आ जाए, 2 आ जाए, और वो भी माइनस का 2 आ जाए, बड़ा वाला माइनस का है। तो मेरे बच्चों देखो ये माइनस का होगा और ये प्लस का होगा। जब माइनस में 3 और में से 1 जाएगा तो प्लस माइनस के 2 आएंगे, ठीक है ना। और अपोजिट साइन क्यों लिए हमने, अपोजिट साइन इसलिए लिए क्योंकि प्लस और माइनस का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो माइनस आ जाएगा, यानी मल्टीप्लाई करने पर माइनस आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस का साइन है। तो चलो कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। इसको लिखना है, कैसे लिखना है मेरे बच्चों, देखो √3 का x² अब माइनस
अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमें क्या लिखना है, इसको स्प्लिट करना है 3 और 1 में। तो माइनस का 3 बड़ा वाला क्या कैसा आना चाहिए, माइनस का आना चाहिए, माइनस का 3x प्लस का x, ओके, माइनस का √3 ऐसा कैसा आ जाएगा, इक्वल्स टू 0। अब हमें इसमें से कॉमन लेना है। सबसे पहली बात बता देता हूँ कि 3 को हम लिख सकते हैं √3 इंटू √3 लिख सकते हैं ना। हाँ, तो इस 3 के अंदर क्या है, 2 √3 है ना। तो यहाँ से एक √3 और एक √3 यहाँ से कॉमन आ जाएगा, आ गया √3 यहाँ से आ जाएगा, x इसमें यहाँ से x कॉमन आ जाएगा, यानी कि एक बार यहाँ से कॉमन लेना है कुछ और एक बार यहाँ से कुछ कॉमन लेना है। तो यहाँ से √3 और x कॉमन आ गया। अब यहाँ पर कितना बचा, x बचा, माइनस के 3, यहाँ पर 2 √3 थे तो एक √3 हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे √3 हो गया। अब यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है तो प्लस का 1 कॉमन लेंगे। अब जब प्लस का 1 लिया तो x ऐसा का ऐसा यहाँ चला जाएगा, माइनस के √3 ऐसे कैसे आ जाएंगे। और आपको बता देता हूँ ये दोनों ब्रैकेट हमेशा सेम आनी चाहिए, ठीक है, इक्वल्स टू 0 पुट कर दिया। अब इसको भी ब्रैकेट में डाल दो, इसको भी ब्रैकेट में डाल दो। यहाँ से हमने x माइनस √3 एक तरीके से कॉमन ले लिया है और अंदर दूसरा क्या बचा है, √3x प्लस 1 बच गया है, इक्वल्स टू 0 आ गया है। अब इन दोनों को अलग अलग, इन दोनों ब्रैकेट को अलग अलग 0 के बराबर पुट कर दो। x माइनस √3 इक्वल्स टू 0 और √3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। सॉल्व करो, यहाँ पर आ जाएगा x इजकल टू एक तो √3, एक आंसर आ जाएगा √3 में और एक आ जाएगा हमारे पास x इजकल टू माइनस का 1 यहाँ चला गया, बटे में √3 आ गया, तो माइनस के 1/√3 आ गया। दो वैल्यू आ गई √3 और माइनस के, यानी कि क्या आ गई, √3 और माइनस के 1/√3 आ गई। देखो वैल्यू कहाँ है, √3 और माइनस के 1/√3 यहाँ पर है, तो यहाँ पर क्या हो गया, ए आंसर हो गया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। इस तरीके से हम यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, ओके ठीक है। तो हमें यहाँ पर देखना है मेरे प्यारे बच्चों, फाइंड द 15th टर्म ऑफ AP। 15 टर्म निकालनी है AP की, x माइनस 7, x माइनस 2 और x प्लस 3, ये दे रखी है टर्म हमारे को। लिख देते हैं, क्या दे रखी है हमारे को, AP दे रखी है x माइनस 7, x माइनस 2 और यहाँ पर हमारे को दे रखी है मेरे बच्चों x प्लस 3, ठीक है ना। ये टर्म हमारे को यहाँ पर गिवन है। अब हमारे को 50th टर्म निकालनी है। कौन सी टर्म निकालनी है, 50th टर्म निकालनी है। 50th टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या है मेरे बच्चों, 50th टर्म निकालने का फॉर्मूला है x क्या है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो सबसे पहले मेरे को बताओ कि आपको पता है a की वैल्यू क्या होती है, a मतलब ये, पहले लिख दो a बराबर x माइनस 7। डी की वैल्यू क्या होती है, जब डी का मतलब होता है सेकंड में से फर्स्ट पद को माइनस कर देना, सेकंड में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देना। कैसे, तो x माइनस 2 माइनस x माइनस 7 ब्रैकेट में डालेंगे, माइनस की दिक्कत नहीं होगी। सॉल्व करेंगे, x माइनस 2 माइनस के x, माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस का 7 और यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा x से x कट गया, यानी कि 7 में से 2 गया 5, तो d इक्वल्स टू कितना आ गया, 5 आ गया, d इक्वल्स टू 5 आ गया। अब क्या बचा हमारे पास, कुछ नहीं, तो वैल्यू पुट करेंगे। a कितना निकालना है अपन को, a 15 निकालना है, तो a की वैल्यू कितनी है, x माइनस 7 प्लस n माइनस 1, n माइनस 1 मतलब 15 में से एक गया तो 14, 14 और d मतलब 5, तो ये 5 लिख दिया, ओके। तो a 15 की वैल्यू निकालना है, तो x माइनस 7 प्लस 14 पंजे 70, 70 में 7 गया 63, यानी कि x माइनस 63। तो a 15 की वैल्यू x माइनस 63 है क्या, यहाँ पर कहीं पर देखो x माइनस 63, कुछ तो गलत किया है मैंने, x माइनस 63 नहीं, प्लस है मेरे बच्चों, प्लस 70 माइनस 7 यानी कि प्लस का आएगा, तो x प्लस 63, तो x प्लस 63 आंसर आएगा। तो इस तरीके से आप ध्यान देंगे, कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन। इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना है आपको, और डिस्क्रिमिनेंट निकालना है इस इक्वेशन का। पहले इक्वेशन फाइंड आउट कर लेते हैं, पहले इक्वेशन देख लेते हैं। x प्लस 1 का बच्चों होल क्यूब इक्वल्स टू 4 माइनस x प्लस एक्स क्यूब, इसका अपन को डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। और आप सभी को पता होगा डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, पहले जल्दी से बताओ सर। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। अब यहाँ पर आपको b, a और c की वैल्यू फाइंड आउट करके यहाँ पर लिखनी है, लेकिन यहाँ पर हमें पता नहीं चल रही है क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। और स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है मेरे बच्चों, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल्स टू 0, यानी कि इस इक्वेशन की फॉर्म में हमारे को लेकर के आना है इस इक्वेशन को, तब हम बता पाएंगे कि ए बी सी की वैल्यू क्या है, और उसमें से ए बी सी की वैल्यू को इनको कंपेयर करा के ए बी सी की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे तो हमारा डिस्क्रिमिनेंट आ जाएगा। ये तो हमारी स्टेप्स होती हैं। अब इसको सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे मेरे बच्चों, इसको सॉल्व करने के लिए आप ध्यान देंगे कि एक्स ये है हमारा ए प्लस बी का होल क्यूब, और ए प्लस बी का होल क्यूब खोलेंगे सबसे पहले। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3
ए स्क्वायर बी प्लस 3ab² इसका फॉर्मूला होता है, ध्यान देंगे। अब बस इसको खोल दो, इसको खोलेंगे तो कैसे आ जाएगा मेरे बच्चों, x³ प्लस b का स्क्वायर मतलब 1 का क्यूब मतलब 1 प्लस 3a² मतलब 3x² इंटू b मतलब 1 प्लस 3b² का मतलब 1 का स्क्वायर मतलब 1 और इंटू x तो 3x। ओके ठीक है, इक्वल टू ये ऐसे कैसे लिख देंगे 4 - x प्लस x³। बस इसे सॉल्व कर लेंगे, फटाफट सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने का तरीका क्या है, सबसे पहले x³ की वैल्यू को एक साथ लिख लो। x³ यहाँ है और वहाँ पर x³ है तो माइनस का x³ हो गया, इधर आ गया तो ठीक है। अब x² की वैल्यू प्लस के 3x² और कहीं x² है नहीं है, फिर x की वैल्यू को देख लेंगे प्लस के 3x प्लस के 3x, x इधर भी है एक तो यहाँ आकर के कितना हो जाएगा, इधर आकर के एक और x हो जाएगा, एक x हो गया, बचा कांस्टेंट पद प्लस के 1 और इधर जाकर के कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा, इक्वल्स टू 0 हो गया। अब सॉल्व करेंगे तो मेरे बच्चों क्या आ जाएगा, ये देखो x³ से x³ कट गया, यहाँ पर 3x² अकेला है, 3x² छोड़ देंगे, यहाँ 3x और प्लस 4x यानी कि ये 4x हो गया और यहाँ पर ये -3 क्योंकि माइनस का पद बड़ा है तो -4 तो में से गया 1 तो -3 इक्वल्स टू 0 आ गया। ये हमारी इक्वेशन कैसी आ गई मेरे बच्चों। अब इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 2 और 1 को कंपेयर करेंगे। मान लो इस इक्वेशन को और इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो हम देखते हैं x² के साथ में a है तो a = 3 हो गया, bx के साथ में b = कितना हो गया बच्चों 4 और यहाँ पर c = कितना हो गया -3 प्लस -3 ठीक है। तो c = कितना हो गया -3। अब बस इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो d में, तो d = कितना हो जाएगा b² कितना है 16, 4 चौक 16 है ना, -4 इंटू a मतलब 3, 4 इंटू 3 और c मतलब -3 तो माइनस प्लस हो गया, 4 × 3 = 12, 12 × 36 तो 36 हो गए, यानी कि 16 + 36 कितने हो गए 30 40 और ये 52 हो गए। सर मेरा आंसर 52 आ रहा है, बताओ आंसर 52 है क्या। तो मेरे बच्चों यहाँ पर 52 ए है तो लॉक कर देंगे ए। तो इसी तरीके से स्टेप वाइज आप करते रहोगे तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर। तो 7 हमारे को क्या कह रहा है मेरे बच्चों, द नेक्स्ट टर्म निकालनी है किसकी, एक एपी दे रखी है हमारे को सीरीज 3 + √2 3 + √2 3 + 3√2। अब मैं आपको बता देता हूँ, देखो यहाँ पर एपी क्या दे रखी है हमारे को 3 और 3 + √2 3 + 2√2 और 3 + 3√2 और इसके बाद वाला पद यानी कि इसके बाद वाला पद निकालना है। मेरी बात सुनो, यहाँ पर डी क्या है मेरे बच्चों, यहाँ पर देखो इसमें हर बार √2 ऐड हो रहा है तो 3 + √2 फिर एक बार और हुआ 2√2 फिर एक बार हुआ 3√2 यानी अगला क्या आएगा 4√2 यानी अगला पद हमारे को डायरेक्ट ही पता चल गया 3 + 4√2 कहाँ है 3 + 4√2 ये आ गया आंसर। तो ये आ गया आंसर, ये शॉर्टकट। दूसरा लॉन्ग मेथड से करेंगे अपन। तो देखो कैसे निकालते हैं अगला पद मतलब कितने पद दे रखे हैं 1 2 3 4 5, पाँचों पद निकालना है मतलब a5 निकालना है मतलब a + n-1 इंटू d, ठीक है ना। तो चलो यहाँ पर d क्या है मेरे बच्चों, d है यहाँ पर √2 3 + √2 में से -3 गया तो √2 तो ये √2 आ गया, ठीक है। और यहाँ पर a की वैल्यू 3 है और a की वैल्यू कितनी है 3। चलो वैल्यू पुट करके देखते हैं। तो a की वैल्यू 3 है, 3 + n-1 कितना है 1 2 3 4 5 में से गया 4 इंटू √2 यही वैल्यू आई है 3 + 4√2 यही वैल्यू है ना, बिल्कुल। चलो आगे कर रहे हैं, थोड़ी तबीयत खराब हो रही है फिर भी कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। चलो आगे आप क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। आठवां क्वेश्चन हमारे को क्या कह रहा है, आठवां क्वेश्चन कह रहा है द वैल्यू ऑफ x एंड y, x और y की वैल्यू निकालनी है यदि हमारे को x + 2y = 9 2x - y = 8 इज क्या होगा। तो चलो ये क्वेश्चन आपका अगर आप ध्यान दो तो ये क्वेश्चन हमारा एलिमिनेशन मेथड से करेंगे हम सॉल्व। x + 2y = 9 है और यहाँ पर हमारे पास है 2x - y = 8 है, ठीक है ना। जब भी हम एलिमिनेशन मेथड से यूज़ करते हैं तो हम इन y और y के जो कोफिशिएंट इनको बराबर करने की कोशिश करते हैं, यानी कि इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 मतलब, ठीक है ना। ओके तो ये हो जाएगा हमारा x + 2y = 9 आ जाएगा और ये हमारा हो जाएगा 2x - 2y = 8 दूनी 16, ये हो गया। चलो अब इन दोनों को जोड़ देंगे यानी कि प्लस करने पर, योग करने पर, तो दोनों को जोड़ने पर मेरे बच्चों क्या आ जाएगा, दोनों को जोड़ने पर 2 में से 2 गया, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 और 1 3x आ जाएगा, 3x = 16 और 9 शायद 25 होते हैं, 16 और 9 25 आ गए,
ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया x इजिकल टू, तो कुछ तो गलती कर रहे हैं हम यहाँ पर। क्या गलती कर रहे हैं, x प्लस 2x माइनस, सॉरी यहाँ पर 2x माइनस वाई, एक्स प्लस 2y इजिकल टू 9। जब यहाँ से दो, यहाँ 4x हो गया मेरे बच्चों, यहाँ पर 4x हो गया, देखा नहीं मैंने, यहाँ पे 4x हो गया, तो 4x और एक x बराबर 5x हो गया। तो कितना हो गया मेरे बच्चों, यहाँ पर ध्यान नहीं दिया, आपने भी नहीं बोला मेरे को, आपने भी नहीं बोला, 1 मिनट, ओके चलो ठीक है, ओके। तो यहाँ पर कितना हो गया है हमारे साथ, यहाँ पर 5x हो गया, 5x इजिकल टू 25। तो x इजिकल टू, जब 25 में 5 का भाग जाएगा तो 5, तो x का मान 5 आ गया। जब x का मान 5 आ गया तो इसको किसी भी जगह पुट कर दो, इसमें पुट कर देते हैं अपन, ठीक है ना, इस वाली वैल्यू में पुट कर देते हैं। तो 5 प्लस 2 इंटू वाई, 2 इंटू वाई इजिकल टू 9। तो मेरे बच्चों क्या आ जाएगा, 2y इजिकल टू 9 में से 5 गया तो 4, और y इजिकल टू कितना आ जाएगा 2। तो y इजिकल टू 2, यानी कि x इजिकल टू 5 और y इजिकल टू 2। तो 5 और 2 कहाँ पे हैं, सी में है, सी वाले ऑप्शन में 5 और 2 है, तो करेक्ट आंसर इज 5 2। ठीक है ना, थोड़ा कैलकुलेशन का ध्यान देंगे, यहाँ पर मैंने 2 से मल्टीप्लाई करना था, यहाँ 4x आना था, मैंने 2x ही लिख दिया गलती से, ठीक है ना। चलो कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं, ओके कम ऑन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे साथ मौजूद है जो कह रहा है द कंडीशन फॉर द पॉइंट्स। द कंडीशन दे रखी है कोई पॉइंट्स के बारे में, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट एंड 3 पॉइंट हमारे को दे रखे हैं टू बी कोलिनियर। ये बोल रहा है कि कोलिनियर होंगे। अब बताता हूँ मैं आपको श्योर, वैसे तो ये आपका एलिमिनेशन है, एलिमिनेशन हो गया, लेकिन फिर भी ऑब्जेक्टिव सॉल्व करते वक्त आप लोग इस मेथड का यूज़ कर सकते हो, और बाकी ये वैल्यू ध्यान भी होनी चाहिए। देखो कभी भी कोई 3 पॉइंट अगर कोलिनियर होते हैं तो उसकी शर्त होती है कि ट्राइंगल, मान लो कोई भी एक ट्राइंगल है ना, उसके 3 पॉइंट हैं, तो अगर उसका एरिया 0 हो जाएगा तो बच्चों वो कोलिनियर हो जाएंगे, ध्यान रखना वो कोलिनियर हो जाएंगे, ठीक है ना। चलो ओके डन, ठीक है। तो अब ये मान लो कोलिनियर हो गए, मतलब एक ही लाइन में वो मौजूद हैं, तो इसके लिए क्या होता है कि ट्राइंगल का एरिया 0 कर दो। ट्राइंगल का एरिया 0 कर देंगे तो देखो एक पॉइंट हमारे पास मौजूद है मेरे बच्चों A 0, दूसरा पॉइंट हमारे पास मौजूद है 0 B, और तीसरा पॉइंट हमारे पास मौजूद है 1 एंड 1। तो ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है मेरे बच्चों, ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है, ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला होता है, ठीक है ना, x1 इंटू, जब x1 लेंगे तो आगे लिखेंगे y2 माइनस y3, ठीक है, प्लस फिर हम x2 लिखेंगे तो आगे लिखेंगे y3 माइनस y1, प्लस अगर हम यहाँ पर x3 लिखेंगे तो इसके आगे x3 के बाद में क्या आता है y1, तो y1 माइनस y2। ये हो गया इस ट्राइंगल का एरिया। इक्वल टू क्या हो गया है बच्चों, 0 हो चुका है, 0 हो जाएगा अगर कोलिनियर होंगे, तो बस ये कंडीशन लगानी थी। और यहाँ पर क्या मान लेंगे मेरे बच्चों, इसको x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2, इसको x3, इसको y3 मान लेंगे। अब कर दो, जल्दी से कर दो सॉल्व। तो चलो x1 की जगह, अब x1 की जगह क्या पुट करना है, x1 की जगह a पुट करना है, a पुट कर दिया। y2 की जगह क्या पुट करना है, y2 की जगह b पुट करना है, b पुट कर दिया, माइनस, और मैं y3 की जगह 1 पुट करना है तो 1 पुट कर दिया, 1 1 ही है ना, हाँ 1 पुट कर दिया, ठीक है, प्लस x2 की जगह पुट कर दो बच्चों 0 पुट कर दिया, तो यानी कि पूरी टर्म 0 हो गई, कोई लिखने का फायदा नहीं है, प्लस x3 की जगह क्या लिखना है बच्चों 1 लिख दिया। अब y1 क्या है 0, y1 0 माइनस y2 क्या है, y2 b है, तो यहाँ पर b लिख दिया इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे फटाफट, तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा ab माइनस a, और प्लस का आ जाएगा मेरे बच्चों माइनस का b, प्लस का नहीं माइनस का b आ जाएगा, माइनस का b, क्योंकि ये हो गया सॉल्व इक्वल टू 0, यानी कि हमारे पास क्या आ गया है ab माइनस के a प्लस b, ब्रैकेट में ले लिया मैंने इसको, इक्वल टू 0। अब इसको इधर ले जा रहा हूँ मैं, इसको इधर ले जा रहा हूँ, यानी कि समझो इसको सॉल्व करना है, क्योंकि वैल्यू इस टर्म में लेकर के आनी है, बटे के अंदर, बटे में लेकर के आनी है, इसलिए मैंने माइनस कॉमन ले लिया, तो इसलिए a प्लस b हो गया, यहाँ तक समझ में आया। अब यहाँ पर a b पुट कर दो इक्वल टू, यहाँ पर माइनस का इधर चला गया तो ये हो गया a प्लस b चला गया। अब आपको पता है हमें इस तरीके से लेकर के आना है, तो डिवाइडेड बाय कर देंगे, 1 डिवाइडेड बाय 1 में वैल्यू है तो 1 ले लेंगे, यहाँ 1 आ गया, इसको अपॉन में ले जाएंगे, तो a प्लस b डिवाइडेड बाय ए बी कर लो, हो गया a b, ठीक है। आगे करेंगे सॉल्व, तो 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे बच्चों, अलग अलग कर लो इसको, a डिवाइडेड बाय ए बी प्लस b डिवाइडेड बाय ए बी, ऐसे कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो चलो, तो 1 इक्वल टू क्या आ गया हमें a से, अब यहाँ पर a से क्या कट गया बच्चों, a से a कट गया है तो 1 अपॉन b प्लस, और यहाँ पर b से b कट गया है तो 1 अपॉन a, तो आप देखेंगे 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन b, 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन b इक्वल टू 1,
तो इस तरीके से हम ये लिख सकते हैं, ये हमारा आंसर हो गया। आंसर को ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है। तो आप भी इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो, है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि ट्रायंगल, जब भी ट्रायंगल होता है और इस ट्रायंगल के कोलिनियर वाली शर्त होती है तो इस ट्रायंगल के एरिया को हमेशा 0 पुट कर दो। और ये फॉर्मूला हमेशा होता है कि x के बाद 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा, और 2 के बाद 3, 3 के बाद 1, 3 के बाद 1, 1 के बाद 2। इस तरीके से ये फॉर्मूला रहता है, तो याद हो जाना चाहिए आपको। आई होप आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, वैसे तो वो एलिमिनेट पार्ट था, लेकिन आपको वो मेथड पता होना चाहिए अगर ऐसी शर्त दे दी जाए तो। द लेंथ ऑफ द एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड की लेंथ ज्ञात करनी है यदि आइसोलेस ट्रायंगल्स जो हैं हमारे, जिनकी 2 साइडें क्या हैं, इक्वल होती हैं, और एक साइड ये दे रखी है हमारे को, तो इस तरीके से अपन को आंसर बताना है। तो चलो देखते हैं, आइसोलेस ट्रायंगल हमारे को बनाना है, ठीक है ना। ओके चलो, ये बता रहा है ये इस तरीके से होता है, और इसकी जो हमारे को कंडीशन बता रखी है, उन्होंने बता रखी है कि ये 6 सेंटीमीटर है और ये भी 6 सेंटीमीटर है, और ये नीचे वाली जो है वो 4 सेंटीमीटर है। बनाने में गलती है लेकिन ध्यान देंगे, ठीक है। ओके चलो, अब इसके बाद में आपको क्या करना है मेरे बच्चों, यहाँ से एक परपेंडिकुलर खींचना है, ठीक है ना। ये एल्टीट्यूड खींचना है जो कि एक परपेंडिकुलर होता है बेस पर यहाँ से, और ये होता है एल्टीट्यूड, ठीक है। ये एल्टीट्यूड हमने खींच दिया है, ठीक है। चलो अब मेरे बच्चों ये बात ध्यान रखेंगे सारे कि एल्टीट्यूड जो खींचा है ये क्या होता है, ये जो बेस है ना, मतलब ये जो ये बेस है, इसको ये दो इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट करता है, ये 2 इक्वल पार्ट में बांटता है। तो 4 हो गया, तो ये कितना हो गया मेरे बच्चों, 2 सॉरी ये 4 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा मेरे बच्चों, 4, ये 4 हो गया, तो ये 2 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, और ये भी हो जाएगा 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। और आपसे उसने एल्टीट्यूड की हाइट पूछी, यानी कि ये पूछा है, एल्टीट्यूड की हाइट पूछी है, तो ये हमेशा 90 डिग्री होता है। तो इसके सामने वाला क्या हो गया मेरे बच्चों, हाइपोटेन्यूस हो गया, ठीक है ना। तो चलो अब आपको एक हाइपोटेन्यूस पता है, आपको यहाँ पर बेस यानी कि बेस और एल्टीट्यूड में एक पता है, तो पाइथागोरस फॉर्मूला लगा दो। पाइथागोरस फॉर्मूला क्या कहती है, हाइट का स्क्वायर इक्वल टू बाकी 2 का स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर, और आपको एल्टीट्यूड निकालना है, यानी कि इसको मान लेते हैं x मान लेते हैं, तो प्लस का x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। अपन ने क्या किया यहाँ पर, ये जो 4 था ना, ये जो एल्टीट्यूड डाला है ना, तो ये 4 को बाइसेक्ट करता है, यानी कि ये 2 हो गया, ये हाइपोटेनियस हो गया 6, और अपन को x निकालना है। तो आपको पता है पाइथागोरस फॉर्मूले के हिसाब से ये हाइट का, ये मतलब हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है ना, x का स्क्वायर होगा। तो चलो इतना आसान है, तो निकाल लेंगे। तो ये 6 का स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर होने वाला है। 6 36 में से 4 गया, 2 दूनी 4 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, x स्क्वायर, यानी कि 32 आ गया, और यहाँ पर x स्क्वायर देखेंगे रूट में वैल्यू है, तो जब भी 32 दे रखा हो तो इसको तोड़ दो, 8 × 4 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अभी और तोड़ दो, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 × 4 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अब ध्यान देंगे रूट में हम x इक्वल्स टू रूट, तो हम यहाँ पर 4 × 4 × 2 है हमारा, ठीक है ना, x इक्वल्स टू। तो हम देखेंगे कि 2 यहाँ से 4 अगर रूट से बाहर आएगा तो 2 हो जाएगा ना, 2 हो जाएगा साहब। एक और 4 बाहर आएगा तो वो भी 2 हो जाएगा, और ये रूट टू ही रहेगा, तो रूट टू रहेगा नहीं, 2 दूनी 4, तो x इक्वल्स टू 4 √2 आंसर होगा, ठीक है ना। ये करेंगे तो कभी भी रूट को सॉल्व करना है ना, तो इस तरीके से तोड़ लिया करो। ये देखो ऐसे तोड़ लिया करो, या तो 16 दूनी 32 कर लो, 16 दूनी 32 कर लो, है ना, 32 है तो ये हो जाएगा हमारा 4 का स्क्वायर × 2, तो 4 ये बाहर आ गया 4, और ये √2 हो गया। इस तरीके से कर लेना, वैसे ये भी कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको बस सॉल्व करना होगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा 4 √2, x इक्वल टू 4 √2, x इक्वल टू क्या है 4 √2। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ओके चलो आगे चलें। चलो तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट, एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताने जो कि क्या है y एक्सिस पर है ना। तो पहला हमारा कीवर्ड क्या कहता है कि y एक्सिस पर है वो, तो y एक्सिस पर होने के कारण मैं बता देता हूँ आपको, कोई भी पॉइंट हो और अगर वो y एक्सिस पर है तो उसके कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होंगे मेरे बच्चों, x कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होंगे, यानी कि उसके कोऑर्डिनेट 0 और y होंगे। तो हमेशा उसके x कोऑर्डिनेट 0 होंगे, चाहे वो y एक्सिस पर कहीं भी हो। y एक्सिस पर हमेशा 0 और y की फॉर्म में होता है, x कोऑर्डिनेट 0 होते हैं। तो आपको मैं बताता हूँ इसका आंसर एक ही सेकंड में आ जाएगा। ऑप्शन देखो यहाँ पर 4 2
देखो ऑप्शन देखो यहाँ पर 4 2 दे रखा है, ये नहीं ऑप्शन हो सकता, 3 2 नहीं हो सकता, 9 2 नहीं हो सकता, 0 9, यानी कि ये होगा क्योंकि वाई एक्सिस पर बता रहा है तो 0 9 आंसर हो गया डायरेक्ट। लेकिन हम इसे सॉल्व भी करेंगे क्योंकि जरूरी नहीं है कि ये क्वेश्चन 1 मार्कर में आएगा, क्योंकि ये एक सैम्पल पेपर है तो सॉल्व करना जरूरी है। तो हम अच्छे से सॉल्व करेंगे। जब हमारे को लॉन्ग मेथड आता है तो हम कभी भी डरते नहीं हैं। तो फिर बोल रहा है कि विच इज़ इक्वी डिस्टेंस, जो कि इक्वी डिस्टेंस है। एक और कीवर्ड हमारे को दे रखा है, एक कीवर्ड क्या दे रखा है, इक्वी डिस्टेंस, यानी कि उन दोनों के पॉइंटों के बीच में दूरी क्या है, बराबर है। किन किन पॉइंट से, यानी कि एक पॉइंट है 6 और 5 और एक पॉइंट है -4/3। इन दोनों पॉइंट से उस पॉइंट की दूरी बराबर है। ये है। तो चलो एक डायग्राम बनाते हैं। मान लो वो पॉइंट क्या है, ये वाला है। पहले हिंट से हमारे को क्या मिला कि वो 0 और y की फॉर्म में है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। इस पॉइंट का नाम मैंने ए दे दिया। तो ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो हमें एक पॉइंट बता रहा है, वो है 6 और 5। तो ये 6 और 5 जो है इसको मैं मान लेता हूँ पी कोऑर्डिनेट मान लेता हूँ। इसके बीच की दूरी AP, और दूसरा पॉइंट कौन सा है, दूसरा पॉइंट वो कह रहा है कि वो है -4 और 3 है। उसको मैं मान लेता हूँ Q पॉइंट मान लिया Q पॉइंट मैंने। ठीक है, चलो Q पॉइंट मान लिया। तो ये कह रहा है कि इसके बीच की दूरी कितनी है, AQ। तो ये कह रहा है कि ये जो A पॉइंट है ना वो P से भी बराबर दूरी पर है। A और P यानी P के बीच में जितनी दूरी है वो A और Q की दूरी के बराबर है। यानी कि दूसरे हिंट से हमारे को एक इक्वेशन मिल जाती है कि AP = AQ होगा। ठीक है, ओके। और आपको पता है कि दो पॉइंटों के बीच की दूरी निकालना आसान है ना। तो वो कैसे निकालते हैं आपको पता है, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये आंसर होने वाला है। ये फॉर्मूला होगा। ठीक है, यहाँ पर मैं मान लेता हूँ इसको मैं मान लेता हूँ x1 और y1, और इसको मान लेता हूँ x2 और y2, और दोबारा सॉल्व करेंगे तो इसको भी x2 और y2 मान लेते हैं। ये हमने पॉइंट मान लिए। अब सुनो, अब सॉल्व करते हैं। अब धीरे धीरे सॉल्व करते हैं। AP तो √A और P के बीच की दूरी, यानी कि x2 - x1। x2 कितना है हमारा 6 6 - 0 का क्या हो गया, होल स्क्वायर, प्लस y2 5 है तो 5 - y का क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, होल स्क्वायर इक्वल्स टू। ठीक है ना। अब AQ के बीच की दूरी, AQ का मतलब x2 कितना है, -4, और रूट लगाना ना भूलें, -4 -0, क्योंकि x2 - x1 0 हो गया। तो ये हमारा क्या आ गया, होल स्क्वायर, प्लस y2 कितना है 3, y2 मेरे बच्चों 3 है, और 3 यानी कि y2 - y1 कितना है y, तो -3 - y का होल स्क्वायर। ठीक है, चलो अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, या फिर रूट से रूट कट जाएगा तो सिंपल आ जाएगा, ये बच जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, 6 × 36 सॉल्व कर देता हूँ। 6 × 36 प्लस 5 - y का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4 चौक 16 प्लस और 3 - y का क्या आ जाएगा बच्चों, होल स्क्वायर आ जाएगा। चलो इसको खोलते हैं। इसको खोला तो 36 प्लस इस स्क्वायर खोलो, a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, 25 5 × 5 25 माइनस के 2 × AB मतलब 5 दूनी 10y 10y प्लस y का होल स्क्वायर, यही आएगा ना। ठीक है, खोल लेना अभी। 16 प्लस तो a 3 × 9 और 2AB मतलब माइनस के 2AB मतलब 3 दूनी 6y, और प्लस के कितना आ जाएगा मेरे बच्चों, प्लस का आ जाएगा y स्क्वायर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। ओके, क्या क्या कट रहा है उनको काट दो, या तो इधर ला के काट दो, मैं डायरेक्ट काट रहा हूँ। देखो 16 और 9 कितने होते हैं, 25, 16 और 9 25, यहाँ प्लस के हैं, यहाँ पर प्लस के काट दिया। y स्क्वायर यहाँ पर मौजूद है, इसको भी काट दिया, यहाँ पर मौजूद है, इसको भी काट दिया। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर 36, यहाँ पर हमारे पास कितने हैं 36 रह गए, और यहाँ पर माइनस के 10y रह गया, और वहाँ से प्लस का 6y आएगा, तो यहाँ से 6y आया = 0, यानी कितना बच गया, -4y उधर ले जाऊँगा तो 4y हो जाएगा, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूँ 4y = 36। तो y = कितना हो गया, 36 / 4, यानी कि 9 चौक 36, यानी कि 9। y कोऑर्डिनेट 9 है, जबकि हमारे a पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने थे, 0 और y मतलब 9, तो 0 और 9 क्या आएगा कोऑर्डिनेट। अगर हमारे 2 मार्का में आए तो ये आंसर इस तरीके से करना है, ऐसे स्टेप वाइज लिखना है। ये फॉर्मूला होना चाहिए याद, आपको डिस्टेंस का फॉर्मूला याद होना चाहिए। ओके, ठीक है, सभी को ये आंसर आना चाहिए। बहुत इजी क्वेश्चन था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और वो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे साथ में क्या होने वाला है देखते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फ्रॉम ए पॉइंट Q
फ्रॉम ए पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू ए सर्किल इज 24 सेंटीमीटर। यानी कि एक सर्किल है, उस पर क्यू पॉइंट से जो टेंजेंट जा रहा है उसकी जो लेंथ है वो है 24 सेंटीमीटर, और द डिस्टेंस ऑफ द क्यू फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर। यानी कि क्यू और सेंटर के बीच की जो दूरी है वो 25 सेंटीमीटर है। द रेडियस ऑफ द सर्किल इज, तो उसकी रेडियस बतानी है सर्किल की। तो जल्दी से ड्रॉ कर लो, फटाफट ड्रॉ कर लो। इसकी शॉर्टकट भी मैं आपको बताता हूँ कि एक सर्किल हमने ड्रॉ कर लिया है, इस तरीके से हमने एक सर्किल ड्रॉ कर लिया है मेरे बच्चों। और मान लो कहीं भी एक पॉइंट है Q, ये पॉइंट मान लेते हैं ये Q है, आउटर पॉइंट है, और आउटर से टेंजेंट खींचे जा रहे हैं। ये हमने टेंजेंट खींच दिया है और इसका कॉन्टैक्ट ऑफ पॉइंट ये है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ये रहा, ठीक है ना। ये कह रहा है कि इस सर्किल का सेंटर ये है ना, क्वेश्चन के हिसाब से। तो जल्दी से इस सेंटर से Q और सेंटर को मिला दिया जाए तो उनके बीच की दूरी कितनी बता रहा है, वो 25 बता रहा है। कितनी? 25 सेंटीमीटर बता रहा है। और इसकी जो टेंजेंट की दूरी जो है, मान लेते हैं ये P पॉइंट है, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी बता रहा है, वो 24 बता रहा है। तो ये जो O पॉइंट है यानी कि सेंटर है, उससे जो रेडियस जा रही है मेरे बच्चों, उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है, R को फाइंड आउट करना है। तो ये आपको पता ही है, जब भी टेंजेंट और रेडियस के बीच में क्या बनता है, 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो यानी कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन चुका है, और हमें उसका हमारे को हाइपोटेनियस पता है, ये H है, ठीक है ना, ये H है, और ये वाली R और ये है। तो आपको मैं बता देता हूँ, एक चीज़ बताता हूँ, वेरी शॉर्टकट ट्रिक, एक रामबाण ट्रिक दे देता हूँ। जब भी हमारे को ये जोड़े लिख लो या नोट कर लो, जब भी हमें 24, 25 दे रखे हों और 7 दे रखा हो, मतलब 24, 25 और 7, यानी कि ये इसी कॉम्बिनेशन में आएंगे। मान लो 24, 25, यहाँ पर 24 और 25 दे रखे हैं तो 7 आएगा, ठीक है ना। ये हमेशा ऐसा होता है, तो 7, यानी देखते ही मैं बोल दूंगा कि 7 आंसर होगा। या फिर इसी तरीके से और क्या आता है हमारे पास, कभी कभी दे देता है 3, 4 और 5 का कॉम्बिनेशन, यानी कि मान लो 3, 4 उसने दे रखे हैं तो 5 आंसर हो जाएगा डायरेक्ट। इसी तरीके से हमारे पास क्या होता है, जोड़ा 6, 8 और 10 के जोड़े होते हैं। मान लो इनमें से 2 दे रखे हैं तो तीसरा क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। इस तरीके से आप ध्यान रखेंगे। और एक और बता देता हूँ, 15, 8 और 17, यानी कि मान लो 15, 8 दे रखे हैं तो 17 आएगा, या फिर 15 और 17 दे रखे हैं तो 8 आएगा। इस तरीके से आपको ध्यान रखना, पहले से डायरेक्ट टू मेथड है ये। यानी यहाँ पर आप 24 और 25 देखते ही 7 पर क्लिक मार देंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बाकी मैं सॉल्व करके बता देता हूँ। सॉल्व है हाइपोटेनियस का स्क्वायर। मेरे बच्चों क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये होना चाहिए, ठीक है। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर कितना हो जाएगा मेरे बच्चों, 25 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 25 का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 24 का स्क्वायर प्लस R स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है। तो 25 × 25 625 माइनस, तो जल्दी बताओ 24 का स्क्वायर कितना होता है। 24 का स्क्वायर हो गया मेरे बच्चों 416 का 6, 416 का 6 आंसर लगी 1, 4 दूनी 8 और 1 9 96, 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4, तो 6 9 8 17 का 7 आंसर लगी 1 5, 576, तो माइनस 576, तो माइनस 576, तो 625 में से 576 गए तो ये हो जाएगा 480, फिर 20 यानी कि 24 और 25 कितना होता है, 24 और 25 49, तो बच्चों 49 आ जाएगा। 49 इज इक्वल टू R स्क्वायर। तो R की वैल्यू मेरे बच्चों आ जाएगी यहाँ पर आपके सामने √49, जो कि होती है प्लस माइनस की। तो कभी भी दूरी जो है, यानी कि कभी भी जो डिस्टेंस है वो नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए हम R इज इक्वल टू प्लस माइनस के 7 7 7, तो R इज इक्वल टू माइनस का 7 नहीं हो सकता क्योंकि डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होती, इसलिए R इज इक्वल टू 7 आंसर आएगा। तो R इज इक्वल टू 7 आंसर हमने यहाँ टिक कर दिया है। अगर ये 2 मार्क का आंसर आता है तो आपको ये करना है, और ये भी लिख के आना है कि यहाँ पर दूरी माइनस की नहीं होती, क्योंकि रूट हटता है ना, जब भी स्क्वायर हटता है रूट जाता है तो प्लस माइनस आता है, 2 वैल्यू आती है इसकी, ठीक है। और फिर माइनस की वैल्यू क्यों नहीं ली हमने, माइनस की वैल्यू इसलिए ली क्योंकि डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता। इस तरीके से करना है क्वेश्चन, और मेरे साथ साथ कर रहे होंगे आई होप, ठीक है ना। और कोई भी प्रॉब्लम आती है, वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और मुझे बताना आगे भी इसको कंटिन्यू करूँ या नहीं करूँ। यहाँ तक पहुँचे हो इसका मतलब आप सीरियस हो, ठीक है ना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इफ़ 3 cos A इज इक्वल टू 1 द फाइंड द वैल्यू ऑफ cosec A। 10 मतलब हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री का बहुत शानदार क्वेश्चन आया है, और ये वही कर पाएगा जिसको ये आइडेंटिटी पता है, जिसको मतलब रेशो और एंगल के बीच के बारे में पता है। चलो देखते हैं। तो 3 cos A, तो क्या है मेरे बच्चों, 3 cos A इज इक्वल टू 1 दे रखा है, हमारे को cosec A फाइंड आउट करना है, cosec A निकालना है। तो बच्चों cosec A किसके बराबर होता है, cosec A बराबर होता है 1/sin A के। तो हम साइन में वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, यहाँ तक पता है, ठीक है। अब देखो इसको सिंप्लीफाई करो, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये cos A इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों, 1/sin
3 हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। आपको एक वो चीज़ पता है, वो चीज़ पता है ना, देखो ये वो पंडित बद्री प्रसाद वाली PBP डिवाइडेड बाय हर हर बोले HHB, यानी कि मेरे बच्चों ये होता है साइन, ये होता है कॉस और ये होता है टेन। तो यहाँ पर कॉस की वैल्यू क्या हो जाएगी, B/H। क्या हो जाएगा, कॉस मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि ये क्या हो गया, ये हो गया बेस और ये क्या हो गया मेरे बच्चों, हाइपोटेन्यूस। ठीक है ना, हाइपोटेन्यूस हो गया। अब यहाँ से अपन क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से अपन निकाल सकते हैं क्या, परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं, क्योंकि साइन, हमें साइन की वैल्यू निकालनी है। तो साइन के लिए हमें क्या निकालना होगा, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर निकालना होगा, तो यहाँ से हमें 2 चीज़ें पता है, तो परपेंडिकुलर निकाल लेंगे। परपेंडिकुलर कैसे निकालोगे, हाइपोटेनियस का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो चलो 3 तिया 9 में से 1 गया, P² यहाँ पर आ गया, तो 8 यानी कि P² इक्वल टू 8। अब 8 को कैसे लिख सकते हैं, 4 × 2। 8 को कैसे लिख सकते हैं, 4 × 2, तो रूट में 4 × 2, तो 2 यानी कि क्या आ जाएगा, 4 बाहर जाएगा तो 2 हो जाएगा, तो 2√2। तो P इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, 2√2। P इक्वल टू कितना आ गया, 2√2। तो सीधी सी बात है P इक्वल टू √2 आ गया। तो आपको पता चल गया कि साइन ए क्या होता है मेरे बच्चों, तो 1 यहाँ पर क्या था, 1 साइन ए। तो साइन ए क्या हो जाएगा, साइन ए हो जाएगा P/H। तो H उल्टा चला जाएगा, तो यानी H/P। H हमें पता ही है, H क्या है, 3, तो H है 3 डिवाइडेड बाय P कितना है, 2√2, तो 2√2। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि 3/2√2। यहाँ देखो 3/2√2 है कि यहाँ पर 3/2√2 है, यानी कि आप साइन ए की वैल्यू को फाइंड आउट करना चाहते हो तो आपको P/H चाहिए था। यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर ये 2 चीज़ें पता करनी थी, ये क्या होती है, ये बेस होती है, ये हाइपोटेनियस होती है। इन दोनों से हमारे को परपेंडिकुलर एक तीसरी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी जो कि 2√2 आ गई। और हमने क्या किया, 2√2 आ गई तो हमें H और P लिखना था। H तो हमें पता ही था, P की वैल्यू पटक दी, 3/2√2। तो ये आंसर आपको समझ में आया होगा, आई होप। ठीक है, ओके। चलो इसका दूसरा मेथड भी होता है, लेकिन इतना लंबा नहीं करना है, एक बार समझ लो। ओके कम ऑन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है मेरे बच्चों, द पेरीमीटर ऑफ ए क्वाड्रेंट। एक पेरीमिटी निकालनी है अपन को क्वाड्रेंट की। कौन सा क्वाड्रेंट है, इस सर्किल का क्वाड्रेंट है ऑफ रेडियस r हो, जिसकी रेडियस r हो। मेरी बात सुनो, मान लो एक सर्किल होता है, अगर हम उसके इक्वल 4 भाग करते हैं, तो हर एक पार्ट क्या कहलाता है, क्वाड्रेंट कहलाता है। ये क्वाड्रेंट 1 होता है, ये क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3, क्वाड्रेंट 4। तो किसी भी क्वाड्रेंट की वैल्यू को निकालने के लिए कह रहा है, उसकी पैरामीटर को निकालने के लिए कह रहा है। अगर हम इसको अलग कर दें तो ये इस तरीके का दिखेगा, मानते हो, बिल्कुल मानते हैं। और आपको बताता हूँ पेरीमीटर क्या होता है। पेरीमीटर का मतलब होता है, मान लो मेरे पास 2 चीज़ें दे रखी है। पेरीमीटर में लोगों को शंका होती है, तो ये मान लो एक मेरे को ये दे रखा है, एक मान लो मेरे को ये दे रखा है, एक मान लो मेरे को ये दे रखा है, और एक मान लो मेरे को ये दे रखा है। ठीक है, तो चलो अब इनका पेरीमीटर का मतलब होता है मेरे बच्चों बाउंड्री, यानी कि जो बंदा यहाँ खड़ा है इसकी बाउंड्री से यहाँ तक जाएगा। मान लो यहाँ से जा रहा है, 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 इस पूरे का टोटल यानी कि इसकी डिस्टेंस क्या कहलाती है, पेरीमीटर। ऐसे ही इस तरीके से यहाँ से जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा और यहाँ जाएगा, फिर यहाँ ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, यानी कि ये जुड़ जाएगा, ये जुड़ जाएगा, ये जुड़ जाएगा, ये जुड़ जाएगा। ऐसे इसकी पेरीमीटर क्या होगी, इसका पूरा राउंड लेकर के वापस आ जाएगा, यानी कि इसका पूरा बाउंड्री इसका आंसर होगा। और इसमें भी यही पूरी बाउंड्री होगी, समझे। तो ऐसे ही हमें इस क्वाड्रेंट का निकालना है। क्वाड्रेंट की बाउंड्री क्या होगी, क्वाड्रेंट की बाउंड्री होगी यहाँ से यहाँ जाना है एक बार, इसकी वैल्यू प्लस ये वाली वैल्यू प्लस ये वाली वैल्यू, यानी कि एक वैल्यू ये, एक वैल्यू ये, और एक वैल्यू ये 2, और एक वैल्यू ये वाली 3। ये तीनों का जोड़ क्या कहलाएगा, पेरीमीटर। ये तीनों का जोड़ क्या कहलाएगा, पेरीमीटर कहलाएगा। आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है ना। तो चलो अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे अपन इसका आंसर निकालेंगे। तो आपको पता है कि सर्किल का पैरामीटर कितना होता है। एक सर्किल का पैरामीटर होता है मेरे बच्चों, ये वाला पैरामीटर होता है 2πr। तो ये जो 1 है ना, 1 जो मैंने लिखा है 1, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की वैल्यू, एक बार मैं इसे रेड से बता देता हूँ कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की वैल्यू तो क्या हो जाएगी, 2πr का चौथाई मतलब 4वां भाग। क्वाड्रेंट का मतलब होता है 1/4 भाग। तो ये वाली वैल्यू तो हो जाएगी 2π/4, क्योंकि सर्किल की पूरी होती है तो इसका चौथाई भाग 2πr हो जाएगा। अब देखो इसको जोड़ो यहाँ तक, ये वाली जोड़नी है हमारे को, थर्ड वाला पार्ट बता रहा हूँ ये। तो ये क्या है, हमारी एक रेडियस है, तो प्लस का r,
और फिर इसको भी जोड़ना है हमारे को, इसको भी जोड़ना है, तो ये भी क्या है r है, तो फिर प्लस का r, तो कितना हो जाएगा मेरे बच्चों, लिख दो यहाँ पर 2πr डिवाइडेड बाय 4 प्लस ये कितना हो जाएगा r प्लस r, 2r हो जाएगा, 2r हो गया। अब यहाँ से मैं 2r कॉमन ले सकता हूँ, 2r इसमें भी 2r इसमें भी, तो 2r कॉमन ले लो, 2r कॉमन ले लिया तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों यहाँ पर बच गया पाई बाई 4 प्लस 1 आ रहा है, यहाँ पे आंसर पाई/4 प्लस 1 नहीं आ रहा, तो चलो इसका एलसीएम ले लो, तो 2r एलसीएम ले लिया 4, तो यहाँ पर 4 आ गया, तो पाई+4 आ गया, यहाँ पर 2 था तो यहाँ पर 2 से डिवाइड कर दिया, तो कितना आ गया मेरे बच्चों 1/2r पाई+4 समझ में आ गया, यानी कि क्या आ गया आंसर r/2 पाई+4 सॉल्व करना आपको आता ही है, फिर इसलिए मैंने पूरा सॉल्व नहीं किया, तो इसको r/2 तो लिखेंगे यारो, r/2 प्लस पाई+4 इतना तो पता ही होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो हमारा आंसर क्या हो गया है, आंसर ये r/2 पाई+4 ये आंसर हो गया है, तो ये समझ में आया होगा आपको आई थिंक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है मेरे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट, ये भी क्वाड्रेंट की बात कर रहा है, अच्छे से समझ लेना, इसमें कंसेप्ट छुपा है। एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ ए स्फीयर की बात कर रहा है अब, ऑफ रेडियस r, जिसकी रेडियस क्या हो r हो। अब सुनो मेरी बात सुनो, सरफेस एरिया क्या होता है, हमेशा ध्यान रखना, सरफेस एरिया वो होता है जिसे हम जिस पार्ट को हम छू सकते हैं, जब भी स्फीयर होता है, शुरुआत में स्फीयर होता है, मान लो ये स्फीयर है तो स्फीयर के ऊपर के पार्ट को ही हम छू सकते हैं, ये बात मानते हो। और इस स्फीयर का जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो कितना होता है बच्चों, 4πr² होता है, ये मानते हो, ठीक है। लेकिन हमने इसको काट दिया, काटने के बाद ये कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा, यानी कि अब इसका सरफेस एरिया एक तरीके से बढ़ चुका है, यानी कि अलग आ चुका है। मैं बताता हूँ क्या क्या। अब हम इस पार्ट को भी छू सकते हैं, एक एक्स्ट्रा पार्ट ये वाला है, एक पार्ट ये हो गया, ठीक है ना, इसको मैं पार्ट नंबर 1 दे देता हूँ। और दूसरा पार्ट क्या हो गया मेरे बच्चों, दूसरा पार्ट ये हो गया, ये येलो वाला जो मैं कर रहा हूँ, तो इसको मैं पार्ट नंबर 2 दे देता हूँ। और एक थर्ड पार्ट ये हो गया जिसको मैं रेड वाला कर देता हूँ, ये रेड वाला भाग यानी पीछे का जो भाग है ये रेड वाला भाग, यानी कि इसको थर्ड कर देता हूँ। अब मेरी बात सबसे पहले सुनो कि जो भाग पहले था, यानी किसका चौथाई करने की बात कर रहा है, क्वाड्रेंट मतलब चौथाई भाग, यानी 1/4 होगा किसका, स्फीयर का जो टोटल सरफेस एरिया है उसका 1/4 भाग। और वो 1/4 भाग क्या होगा मेरे बच्चों, ये जो थर्ड नंबर का मैंने लगाया वो होगा। तो सबसे पहले तो उसको जोड़ दो, यानी कि 3+3 को जोड़ रहा हूं मैं, 3 मतलब 4πr², यानी 4πr² क्या है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का है, किसका है, स्फीयर का है, तो इसका चौथाई भाग यानी डिवाइडेड बाय 4 कर दो, तो ये कट गया, नहीं πr², यानी कि ये वैल्यू जो होगी मेरे बच्चों, ये वाली वैल्यू बाहर वाली जो वैल्यू होगी सरफेस एरिया की वो क्या होगी, πr²। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर πr², थर्ड की वैल्यू, प्लस अब मैं 2 की वैल्यू देख लो, 2 की वैल्यू येलो से लिख देता हूँ, येलो से 2 की वैल्यू, येलो से, येलो वाला ये क्या पार्ट लग रहा है आपको, ये बेहद क्या लग रहा है, सेमी सर्किल लग रहा है। यस मेरे बच्चों, आधा सर्किल है, और पूरे सर्किल का फॉर्मूला क्या होता है, पूरे फॉर्म का एरिया क्या होता है, पूरे सर्किल का के एरिया क्या होता है, πr², और यानी कि इसका क्या हो जाएगा πr²/2, तो मैंने प्लस πr²/2 कर दिया, प्लस अब यहाँ पर मैं 1 को जोड़ रहा हूँ, ये 1 वाले एरिया को जोड़ रहा हूँ, इसको मैं इससे ही लिख देता हूँ, इससे ही, ठीक है। तो ये भी एक क्या है मेरे बच्चों, सेमी सर्किल है, यानी आधा सर्किल है, आधा सर्किल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वही πr² पूरे का होता है डिवाइडेड बाय 2, तो लिख दो πr² डिवाइडेड बाय 2। अब इनको तीनों को जोड़ना है, ये हमारा टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा, किसका हो जाएगा, क्वाड्रेंट ऑफ स्फीयर का। तो जल्दी से जोड़ो, देखो πr²/2 और πr²/2, आधा और आधा मिलके 1 हो गया, तो πr² प्लस ये दोनों मिलकर के मेरे बच्चों, ये दोनों मिलकर के 1 हो जाएंगे, यानी कि प्लस πr² हो जाएंगे। तो आंसर क्या आ जाएगा, πr² प्लस πr² इक्वल टू 2πr² आंसर होगा। आपको सॉल्व नहीं करना आ रहा है तो दो वो ले लेना, क्या बोलते हैं इसका, एलसीएम ले लेना, आ जाएगा, यही आएगा 3 है ना, यही आंसर आएगा। तो 2πr² आंसर होगा, और आंसर देखते हैं 2πr² कहाँ है, यहाँ है। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, कैलकुलेशन तो कोई भी कर लेगा, आपको चीज़ें समझ में आनी चाहिए, ये इस तरीके से बनने वाला है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, आ जाओ मेरे प्यारे बच्चों। ये कह रहा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग मतलब निकालना, एट रैंडमली ग्रीन कलर बॉल को निकालना है। किस में से निकालना है, फ्रॉम ए बैग, एक बैग में से निकालना है, जिसमें क्या है, 6 रेड हैं और 5 ब्लैक बॉल्स हैं। यानी कि एक थैला दे रखा है, वो कह रहा है एक थैला है जिसमें क्या है, जिसमें वो कह रहा है कि 6 तो रेड बॉल है, 1 2 3 4 5 और 6, और 5 ब्लैक बॉल हैं। ब्लैक की जगह मैं लिख देता हूँ 1 2 3 4 5।
है ना। अब ये कह रहा है कि भाई साहब एक काम करो, आप इसमें से ये जो थैला है, इस थैले में से क्या निकालना है आपको, ग्रीन कलर की बॉल निकालनी है। यार इसमें है क्या मेरे को बताओ, या तो रेड है या ब्लैक है। तो ग्रीन कलर की है ही नहीं तो निकालोगे कैसे, यानी कि ये कैसा इवेंट हो गया मेरे बच्चों, है ही नहीं तो ये हो गया इम्पॉसिबल इवेंट बोलते हैं इसको, यानी कि ये पॉसिबल ही नहीं है। जब बॉल ही नहीं है, ग्रीन कलर की बॉल ही नहीं है इसके अंदर, तो निकालेंगे क्या, तो इम्पॉसिबल इवेंट हो गया। और इम्पॉसिबल इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, इम्पॉसिबल इवेंट की ये प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है, ऐसे की प्रोबेबिलिटी होती है 0 हो जाती है। इस प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाती है, 0, तो इसका आंसर 0 होगा। तो ऐसे लिखना है ये इम्पॉसिबल इवेंट है तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 0 होगी। ओके, ये बहुत ईजी आंसर था, आपको पता ही है। ओके चलो, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, द मीडियन निकालना है मेरे प्यारे बच्चों, मीडियन निकालना है ऑफ द फर्स्ट 50 इवन नंबर, 50 इवन नंबर का शुरुआत से। ओके, और नेचुरल नंबर 50 इवन नेचुरल नंबर का। तो पहले नेचुरल नंबर कैसे, कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 2 से। इवन नेचुरल नंबर 2 से, 2, 4, 6, 8 और कहाँ तक जाते हैं, 50वें पद तक। 50वां बोल रहा है, 50वां, ठीक है ना, 50वें नंबर तक। तो यानी 50 में क्या हो जाएगा, वहाँ पर 100 हो जाएगा। और आपको मैं बता देता हूँ 2 तरीके से आप क्या निकाल सकते हो, 2 तरीके से मीडियन निकाल सकते हो। मीडियन कैसे निकाल सकते हो, यदि आपको फर्स्ट और लास्ट टर्म पता हो तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म को जोड़ करके उसमें 2 का भाग दे दो तो कितना आ जाएगा, 102 में 2 का भाग दिया तो 51 आ गया। तो ये क्या हो गया मेरे बच्चों, मीडियन हो गया। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है, मेरी बात सुनो, दूसरा तरीका है मेरे बच्चों, यदि लास्ट पद आपको पता है लेकिन लास्ट टर्म आपको पता है तो उसको डिवाइडेड बाय 2 कर दो, कर दिया, 50 आ गया। अगर ये इवन नंबर है तो इसमें +1 कर दो तो वो क्या आ जाएगा बच्चों, वो मीडियन आ जाएगा। तो ये भी 51 हो गया। अगर ये क्या है, इवन नंबर है तो इसमें +1 कर देंगे तो 51 यानी कि मीडियन आ जाएगा। ये दूसरा तरीका है, ये सेकंड मेथड है। और ये फर्स्ट मेथड है कि फर्स्ट पद और लास्ट टर्म को जोड़ के 2 का भाग दे दो तो वो हो गया। या फिर लास्ट टर्म पता है तो उसमें 2 डिवाइडेड बाय 2 कर दो, इवन नंबर आया तो उसमें +1 कर दो तो ये हो जाएगा आंसर। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कोई दिक्कत नहीं थी इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ते हैं। द वैल्यू ऑफ 1 + tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 + cot स्क्वायर थीटा। ये दुनिया का सबसे इजी क्वेश्चन है, लेकिन शर्त है कि आपको अपनी आइडेंटिटी पता होनी चाहिए। आइडेंटिटी केवल आपको 3 आइडेंटिटी दे रखी है, वो भी याद होगी। और तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, देखो क्या आइडेंटिटी दे रखी है। तो 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या दे रखा है, 1 + tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + cot स्क्वायर थीटा। आपको बता देता हूँ आपकी आइडेंटिटी क्या कहती है। आपकी आइडेंटिटी कहती है कि 1 + tan स्क्वायर थीटा, इसको लिख सकते हैं cot स्क्वायर थीटा। और 1 + sec स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर थीटा। और 1 + cot स्क्वायर थीटा दे रखा हो तो उसको लिख सकते हैं cosec स्क्वायर थीटा। तो इन दोनों की जगह क्या लिख देंगे मेरे बच्चों, sec स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय cosec स्क्वायर थीटा। यहाँ तक आ गया आपको समझ में, cosec स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो चलो अब इसको चेंज कर लो। cosec स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा के डिवाइडेड बाय cosec स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन sin स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। और आपको पता है ये 1 जो cos स्क्वायर थीटा नीचे चला जाएगा, sin स्क्वायर थीटा ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना। तो कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे बच्चों सिंप्लीफाई करने पर sin स्क्वायर थीटा, जब ये वाला चीज़ ऊपर चली जाती है, ये वाली चीज़ नीचे जा जाती है, 1 × cos स्क्वायर थीटा हो जाता है, यानी cos स्क्वायर थीटा हो जाता है ये। तो sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, यानी कि sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा का होल स्क्वायर, यानी कि मेरे बच्चों tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और tan स्क्वायर थीटा कहाँ दे रखा है, tan स्क्वायर थीटा ए में दे रखा है, तो ए इज़ ए करेक्ट आंसर। आई थिंक सभी को समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 19वां क्वेश्चन, ये मेरे बच्चों असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है। अब असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन को पहले मैं यहाँ पर समझा देता हूँ कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे आंसर देते हैं। देखो आपको 2 स्टेटमेंट दिए हुए होते हैं, असर्शन और रीजन दे रखे होते हैं, ठीक है ना। अब आपको क्या करना होता है, सबसे पहले असर्शन को पढ़ना होता है। अगर असर्शन फॉल्स होता है, मान लो असर्शन गलत निकला, आपको रुक जाना है, ठहरो शक्तिमान की तरह रुक जाओ। अब देखो यहाँ पर आ जाओ, ए जो आंसर है मेरे बच्चों फॉल्स आया, ए मतलब असर्शन। अब यहाँ देखो असर्शन डी ऑप्शन क्या दे रखा है, असर्शन इज फॉल्स। जब भी कोई एक फॉल्स होना तो यहाँ पर आ जाना COD में, तो असर्शन इज फॉल्स, तो यहाँ पर डी टिक कर देना, किसी को पढ़ने की जरूरत नहीं है। चलो अब रीजन मान लेते हैं कि ये फॉल्स नहीं था, ये था ट्रू, ए ट्रू था। अब नीचे पढ़ेंगे रीजन पढ़ेंगे, ये निकलता है फॉल्स, मान लो ये निकला फॉल्स, तो रुक जाओ डायरेक्ट आंसर लगा दो सी पर।
तो डायरेक्ट आंसर सी पर लगा देंगे, क्योंकि असर्शन क्या दे रखा है हमारे को, असर्शन ट्रू दे रखा है जो कि सही है, लेकिन हमें बोल रहा है कि रीज़न फॉल्स है। जैसे ही रीज़न फॉल्स मिला तो यहाँ पर आकर के इसको टिक कर देंगे, ये हो गया। चलो दो कंडीशन ये हो गई। चलो 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 आगे चलते हैं, ये हो गई। अब मान लेते हैं कि ये दोनों ही फॉल्स नहीं है, ए और रीज़न ये दोनों ही हमारे को कैसे दे रखे हैं मेरे बच्चों, दोनों ही राइट हैं। तो दोनों ही राइट हैं, तो अब ऊपर वाले दो ऑप्शन काम आएंगे, और जब दोनों राइट होते हैं तो ऊपर वाले दोनों ऑप्शन काम आते हैं। अब इसमें ये बोलता है कि ऊपर वाला, अब देखना है आपको सिर्फ इतना सा कि ए असर्शन तो ठीक है और रीज़न भी ठीक है, लेकिन ये दोनों एक जैसी बातें करनी चाहिए, एक जैसी बातें करनी चाहिए, ठीक है ना। एक जैसी बात का मतलब हो गया कि मान लो ये एक स्टेटमेंट दे रखा है, ये एक स्टेटमेंट दे रहा है घर जाने का, है ना, ये स्टेटमेंट दे रहा है घर जाने का, लेकिन ये स्टेटमेंट दे रखा है चांद पे जाने का, किसी के चांद पे जाने की बात कर रहा है, और ये अपने घर पे जाने की बात कर रहा है। ये दोनों सही तो हैं, ये भी अपने घर जा रहा था और ये भी चांद पर पहली बार पहुंचा था, ये बात तो दोनों सही है, लेकिन ये बात कुछ और कर रहा है, ये बात कुछ और कर रहा है, यानी कि ये इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। असर्शन ठीक है, रीज़न भी ठीक है, लेकिन दोनों एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है। जब दोनों एक दूसरे से रिलेटेड नहीं होते हैं तो आपको बी ऑप्शन लगाना है, और जब दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं और दोनों सही भी हैं तो ए ऑप्शन आपको टिक करना है। सिर्फ इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। चलते हैं आगे और क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या कह रहा है। हमारा एक क्वेश्चन कह रहा है मेरे बच्चों कि स्टेटमेंट ए दे रखा है, असर्शन क्या दे रखा है, देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स विच पासेस थ्रू, एक पॉइंट दे रखा है। ये कहना चाह रहा है कि एक पॉइंट है, हमारा कोई भी पॉइंट हो सकता है, 1 and 13 है, जिससे गुजरने वाली कितनी है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स है। तो हाँ, क्या प्रॉब्लम है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स गुजर सकती है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन गुजर सकती है। हाँ, तो हम कह सकते हैं कि असर्शन क्या है, ठीक है, तो हमें असर्शन ठीक है, ओके तो यानी कि असर्शन ठीक है, तो असर्शन इज फॉल्स, नहीं असर्शन फॉल्स नहीं है, तो डी ऑप्शन कट गया। अब रीजन देखते हैं, रीजन क्या कह रहा है, रीजन कह रहा है कि ए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स हैज इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। बिल्कुल सही बात है मेरे बच्चों, बिल्कुल सही बात है। जब ये एक लीनियर इक्वेशन है दे रखी है आपको, ए लीनियर इक्वेशन दे रखी है 2 वेरिएबल वाली, है ना, 2 वेरिएबल वाली दे रखी है, मान लो कि वो है 2x + 3y = 0 दे रखी है। तो अब इसमें x और y की कितनी भी वैल्यू पुट करो, इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन निकल सकते हैं इसके, हाँ निकल सकते हैं इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो ये हमारा रीजन भी क्या है बच्चों, सही है। तो रीजन सही है, तो यहाँ पर क्या दे रखा है, आर इज फॉल्स, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, सी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। फंसेंगे हम यहाँ पर ए और बी में। तो मैंने बोला था कि क्या ए और आर दोनों रिलेटेड हैं क्या मेरे बच्चों, कहाँ से रिलेटेड नजर आ रहे हैं आपको। ये तो कह रहा है कि नंबर बहुत सारी लाइनें एक पॉइंट से गुजरती हैं, और ये कह रहा है कि एक जो लीनियर इक्वेशन है उसके इन्फाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो इन दोनों का कहीं से भी लिंक नहीं बनता है, दोनों अलग अलग बातें कर रहे हैं। एक साइंस की बात कर रहा है तो एक फिजिक्स की बात कर रहा है, हाँ नहीं, एक साइंस की बात कर रहा है तो एक एसएसटी की बात कर रहा है, हाँ एसएसटी की भी बात सही है और साइंस की बात भी सही है, लेकिन दोनों का रिलेशन तो कहीं है ही नहीं। तो इसलिए मेरे बच्चों आंसर आ जाएगा बी। जब भी दोनों का रिलेशन नहीं होता है तो आंसर क्या आ जाता है, बी आंसर आ जाता है कि दोनों का कोई रिलेशन नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फटाफट। ओके, तो 20वां नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे बच्चों, स्टेटमेंट ए दे रखा है हमारे को। एक स्टेटमेंट ए क्या कह रहा है कि 2 सिमिलर ट्राइंगल्स आर ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट। क्या कहते हो आप, ये स्टेटमेंट सही है, बिल्कुल फॉल्स है कि 2 सिमिलर ट्राइंगल हमेशा कॉन्ग्रुएंट होंगे, नहीं हो सकते हैं, मे बी लगा हुआ होता ना ऑलवेज की जगह, तो ये आंसर सही होता, क्योंकि इसका उल्टा सही होता है कि कॉन्ग्रुएंट। मान लो दो ट्राइंगल मान लो कॉन्ग्रुएंट है, 2 ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो वो हमेशा क्या होंगे, ऑलवेज क्या होंगे मेरे बच्चों, सिमिलर होंगे, हमेशा क्या होंगे, सिमिलर होंगे। ये स्टेटमेंट ठीक होता, लेकिन यहाँ पर तो उल्टा दे रखा है कि 2 सिमिलर ट्राइंगल हमेशा कॉन्ग्रुएंट होंगे, नहीं कभी हो सकते हैं, यानी कि असर्शन गलत हो गया। असर्शन गलत हो गया तो मैंने कहा था सीधा कूद जाएंगे यहाँ पर, ए इज फॉल्स, बिना देखे डी पर टिक कर देंगे, हमें आगे पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन एक बार देख लेते हैं समझने के लिए। ओके ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या कह रहा है हमारे को, कह रहा है कि 2 सिमिलर ट्राइंगल्स, 2 सिमिलर ट्राइंगल आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट। अगर 2 सिमिलर ट्राइंगल है वो कॉन्ग्रुएंट तब कहलाएंगे जब उनके क्या होंगे मेरे बच्चों, एरिया आर इक्वल, उनके एरिया इक्वल होंगे। बिल्कुल सही बात है, ये 9th क्लास में भी था आपके कि 2 ट्राइंगल मान लो दे रखे हैं, उनके एरिया A1 और A2 दोनों मेरे बच्चों बराबर हैं, तो वो ट्राइंगल कैसे होंगे, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल कहलाएंगे। तो ये बात सही है, लेकिन हमें उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आर इज ट्रू, तो ये सही है, ठीक है ना, डी आंसर होगा ऑब्वियसली। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे को क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा को कह रहा है राइट द प्राइम फैक्टराइजेशन करना है 8190 का। ये वेरी सिंपल आंसर है, आप भी कर सकते हैं। चलो मैं करके देख लेता हूँ। तो 8190 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। देखो
प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, 0 दे रखा है तो 2 से भाग जा सकता है, 2 से करके देखते हैं। 2 चौके 8, 0, 9 दूनी 18, 2 पंजे 10। ओके कम ऑन, तो ये पेन चेंज कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर 9 और 5 14, 14 4 18, तो 3 से भी भाग जा सकता है। ओके 3 से भाग जाएगा, 3 एकम 3, और यहाँ पर 3 तिया 9 और 6 तिया 18 और 5 तिया 15। आई होप कि मैं सही कर रहा हूँगा, बता देना मेरे को। फिर यहाँ पर 6 और 5 11, 11 और 4 15, फिर 3 से जा सकता है 3, यानी कि 4 तिया 12, 4 तिया 12 और 5 तिया 15 और 5 तिया 15, ठीक है 455। अब यहाँ पर मुझे लगता है 5 से भाग जाएगा, 9 पंजे 45 और 5 एकम 5, 91 हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर किससे भाग जाएगा जल्दी से बताओ मेरे को। अब यहाँ पर 7 से भाग जाएगा, 7 से भाग जाएगा, 7 से भाग जाएगा तो 7 एकम 7 और 7 या 21 13। अब 13 से भाग जाएगा, 13 से भाग जाएगा तो 1 हो गया। तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 13, ये इसके प्राइम फैक्टराइजेशन हो गए। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आप भी कर सकते हैं। ओके चलो 21 हो गया। 22 क्या कह रहा है मेरे बच्चों, 22 कह रहा है कि HCF फाइंड आउट करना है। HCF फाइंड आउट करना है, कितनी 3 संख्याएं दे रखी हैं, 2205 ये और ये वाली। तो चलो इनको एक बार देख लेते हैं, फटाफट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो एक ये वाली वैल्यू हो गई, क्या हो गया हमारे साथ में 2205, और एक वैल्यू हमारे पास हो गई मेरे बच्चों, क्या हो गई इसकी वैल्यू 5145, ठीक है चलो ओके डन, कोई दिक्कत नहीं है। एक हो गई 4410, एक हो गई हमारे पास 4410, ठीक है। चलो सॉल्व करें इसको, तो सॉल्व करते हैं। चलो ये किससे जाएगा, 5 से ज़्यादा 9, 3 से जाएगा, 3 से जाएगा तो 3 से जाएगा, 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21 और 3 तिया 9 और 3 पंजे 15, ठीक है। अब ये किससे जाएगा, 5 और 3 8, 8 7 15, ये भी 3 से जाएगा, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 4 तिया 12 और 5 तिया 15, 245। अब 245 की जगह 5 और 4 9 तो 11, यानी 5 से जाएगा, 5 चौक 20, 5 चौक 20 और 9 पंजे 45, ठीक है। अब ये 9 4 13, यानी 7 से जाएगा, 7 और 7 49 और 7 और 7 1, ठीक है। अब ये देख लेते हैं किससे जाएगा, 5 4 9, 9 5 14 और 1 15, मतलब मैं ऐसे कर रहा हूँ कि जब जोड़ 3 से भाग जाता है ना, तो 3 का होता है, आपको बताया होगा 3 से कैसे भाग जाता है, तो 3 एकम 3 हो गया, 2 बचा एकम, 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21, 3 एकम 3 और 3 पंजे 15, ओके डन। 5 और 1 6, 7 और 6 13, 13 और 1 14, तो ये 5 से भाग जाएगा, 5 से भाग जाएगा तो 5 तिया 15, 5 तिया 15 21, 5 चौक 20, 5 चौक 20 और 5 तिया 15, 343, 4 3 7 और 3 10, तो ये 7 से भाग जाएगा, तो 7 से भाग जाएगा तो 7 चौक 28, 7 चौक 28, 28 हो गया, 28 और 6 63, 7 नाम 63 हो गया, और ये 7 से भाग जाएगा, 7 7 49 और फिर 7 से भाग जाएगा 1, ओके कम ऑन। अब ये वाले में आ जाओ, 4 और 4 8 9, 3 से भाग जाएगा, 3 का मतलब हो गया 3 एकम 3 और 4 तिया 12, जहाँ 4 तिया 12, 2 बचा 21, 7 तिया 21 और ये 0, यानी कि 1470, ठीक है। 7 और 4 11 और 1 12, फिर 3 से जाएगा, 3 चौक 12, 9 तिया 27 और 0, ठीक है। अब किसे जाएगा, 9 4 13, यानी कि 7 से भाग जाएगा, 7 7 49, कुछ तो गलत कर दिया मैंने मेरे बच्चों, 1 मिनट रुको, 4410 है ना, तो 7 7 49, 3 चौक 12, 3 चौक 12 और 2, 9 तिया 27 और 0, ठीक है। अब यहाँ पर 9 4 13, 5 से भी भाग जा सकता है ये, तो 1 मिनट, 5 से भी भाग जा सकता है, हाँ 5 से भी भाग जा सकता है, ये 5 से भी भाग जा सकता है, तो पहले 5 से दे लेते हैं अपन इसको, 5 से भी भाग जा सकता है तो 5 से दे लेते हैं, ठीक है। 5 से भाग दे दो, तो 5 से भाग दे देते हैं 5, तो 9 पंजे 45, 9 पंजे 45 और 4 बजा 8 पंजे 40, 9 पंजे 45 और 8 पंजे 40, 98 हो गया, 98 हो गया, ठीक है। 98 हो गया, तो ये 2 से भी भाग जा सकता है, 2 चौको 8, 2 चौको 8, 2 नाम 18, ओके। अब 7 से भाग जाएगा, 7 7 49 और 7 एकम 7, ठीक है। अब देखो HCF कैसे निकालते हैं, जल्दी से HCF देखते हैं, जो सब में कॉमन हो, केवल जो सब में कॉमन हो, मैं रेड निशान लगाऊंगा, ठीक है ना, रेड निशान लगाऊंगा मैं, रेड लगाऊँ ना, हाँ रेड नहीं, ये लगा देता हूँ मैं,
ठीक है चलो, तो देखो 3 यहाँ पर भी है, एक 3 यहाँ पर भी है और एक 3 यहाँ पर भी है। तो यहाँ पर मैंने HCF लिख देता हूँ, HCF इजिकल टू 3 इंटू ओके ठीक है। और फिर देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास मौजूद है 3, एक 3 यहाँ है, यहाँ पर 3 है कि यहाँ 3 नहीं है तो यहाँ पर है, लेकिन यहाँ नहीं है तो ये 3 नहीं आएगा, तो ये कैंसिल हो गया। अब आ जाओ जल्दी सी, यहाँ पर 5 देखते हैं, 5 यहाँ पर भी है, 5 यहाँ पर भी है और एक 5 यहाँ पर भी है, तो एक 5 यहाँ पर चला गया। ठीक है चलो नेक्स्ट हमारे पास 7 यहाँ है, 7 यहाँ पर भी मौजूद है और एक 7 यहाँ पर भी मौजूद है, तो एक 7 यहाँ पर भी आ गया। तो यहाँ पर 7, तो एक 7 यहाँ मौजूद है, एक 7 यहाँ मौजूद है और एक 7 यहाँ मौजूद है, तो एक 7 यहाँ मौजूद यहाँ पर चला गया। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। यहाँ पर HCF क्या आ गया, 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7, यानी कि कितना हो गया बच्चों, 7 7 49 और इंटू 15, 7 7 49 इंटू 15 कितने होते हैं, जल्दी से करो, 49 इंटू 15 का मतलब हो गया 9 5 45 का 5, हंस लगी 4, 5 20 और 2 24 इंटू 9 और 4 यानी कि 5, 9 6 13 का 3, हंस लगी 1 6 और 1 7, 735। तो बच्चों आंसर कितना आ जाएगा, 735। मेरे को बता देना आंसर सही है नहीं है ना, ठीक है ओके। चलो आगे चलते हैं, इतना सरल है, इस तरीके से आपको करना है, कॉपी में भी करके आना है और इस तरीके से ही आपको करके आना है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, फाइंड द, हो गया ये, तो अब बताना है अपन को ये वाला, इन एन एपी में बताना है A5 D इजिकल टू 2 N इजिकल टू 50, तो AN निकालना है मेरे बच्चों। बिल्कुल इजी क्वेश्चन आ गया यार ये तो, AN। अब आपको फाइंड आउट कैसे करना है, देखो ये बोल रहा है कि nth टर्म निकालनी है, ऐसे लिखो nth टर्म इन AP, तो कैसे निकालेंगे, तो इसका फॉर्मूला होता है AN इजिकल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। जबकि यहाँ पर A क्या दे रखा है, A दे रखा है हमारे को, A दे रखा है 5, D दे रखा है हमारे को कितना, D दे रखा है 2 और हमारे को क्या दे रखा है, n इजिकल टू दे रखा है 5, n इजिकल टू दे रखा है 50। तो इसको हम 1 में पुट करेंगे, इन वैल्यू को 1 में पुट करने पर क्या आएगा, 1 में पुट करने पर A 50 की वैल्यू आ जाएगी, A मतलब 5, n माइनस 1, इस तरीके से करना है, मैं आपको करके बता रहा हूँ। तो 50 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी होगी 2, तो A50 इजिकल टू कितना आ गया 5, 49 इंटू 2 प्लस का निशान है यहाँ पर। चलो 49 इंटू 2 कितना हो गया, 9 दूनी 18 का 8, हाथ लगी 1 4 दूनी 8, 9 दूनी 18 का 8, हाथ लगी 1 4 दूनी 8 और 1 9, 98 और 5 प्लस 98, 5 प्लस 98 कितना हो गया 9, 5 प्लस 98 हो गया 103। आई थिंक A50 की वैल्यू आ गई है मेरे बच्चों, 103 वैल्यू आ गई है, सही है ये 103 ठीक है। चलो 103 वैल्यू आ गई, आई होप कि सही होगी एंड वैल्यू, देख लेना करेक्ट कर लेना अगर गलत हो तो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ करते हैं। तो ये स्टेप मार्किंग है, आपको 2 मार्क मिलेंगे इस तरीके से करोगे तो, ठीक है ना। लैंग्वेज भी लिख देना साथ में। तो 23वां क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 23वां क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं मेरे बच्चों और देखते हैं 23वां क्वेश्चन क्या कहता है। तो इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे, इफ़ क्यू 01 एंड इज इक्वी डिस्टेंस, ये एक हमारे को ट्रिक दे रखी है, यानी कि एक हमारे को एक हिंट मिल रखा है। इक्वी डिस्टेंस होगा फ्रॉम P, एक पॉइंट P दे रखा है, एक पॉइंट R दे रखा है, उससे जो Q पॉइंट है वो बराबर दूरी पर है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। आल्सो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ QR और PR, इन दो की डिस्टेंस भी फाइंड आउट करनी है अपन को। क्वेश्चन में दो पार्ट है ना, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो हमारा डायग्राम बना लेते हैं कि एक पॉइंट क्या है मेरे बच्चों, एक पॉइंट हमारे को दे रखा है कौन सा, Q दे रखा है। तो चलो ये Q है, Q के कोऑर्डिनेट है हमारे पास 0 और 1। बच्चों 0 और 1 का मतलब क्या हुआ, आपको मैंने पहले ही बताया था कि जब भी x कोऑर्डिनेट 0 होते हैं यानी कि ये y एक्सिस पर लाया करता है, बस इतना से जान रख लो, ठीक है ओके। चलो अब बोल रहा है कि इसकी दूरी किससे मेरे बच्चों, P से, कोई पॉइंट P है, P की वैल्यू है, P की दूरी है 5 और -3, ये क्या है मेरे बच्चों, P है, ओके ठीक है। चलो अब यहाँ से एक और है जो कि है हमारे बच्चा R बोल रहा है, वो R है। R के कोऑर्डिनेट हमारे को दे रखे हैं x और 6, आपको भी इस तरीके से लिखते जाना है, बस इतना सा लिखना है और उसके बाद में कुछ नहीं करना है आपको। अब सवाल सॉल्व करने की तरफ चलते हैं। अब सवाल हमारे को क्या कह रहा है, सवाल हमारे को कह रहा है कि इन दोनों के बीच की इक्वी डिस्टेंस है, तो ये दोनों की दूरियां बराबर होगी, यानी QP इजिकल टू, यानी वो कह रहा है हमारे को सवाल कि QP इक्वस टू क्या होगा, QR होगा,
ओके। और जबकि आपको पता है दो पॉइंटों के बीच की दूरी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट में होता है मेरे बच्चों x2 माइनस x1। आप भी लिखा करो साथ साथ, देखो हम साथ साथ लिख रहेंगे तो हमें भी याद हो जाता है। तो y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर लिखने से याद हो जाता है। मुझे भी जोर आता तो मैं भी नहीं लिखता ना, लेकिन लिखना है अपन को। ये होता है y2 माइनस y1। अब यहाँ पर कोऑर्डिनेट दे दो, इसको दे दो x1, इसको दे दो y1, और इसको दे दो x2 और इसको भी दे दो y2, इसको दे दो x2 और इसको भी दे दो y2। चलो अब सॉल्व करें। चलो दोनों तरफ स्क्वायर कर लें। दोनों तरफ स्क्वायर करने से क्या होगा कि अपन को रूट अंडर रूट में वैल्यू लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं स्क्वायर नहीं कर रहा हूँ ताकि हमारे को ध्यान रहे, क्योंकि अंडर रूट लगाना हम भूल जाते हैं। तो मैं रूट ही लगा रहा हूँ। क्यू पी इजिकल टू क्यू और पी के बीच की दूरी x2 माइनस x1। x2 माइनस x1 का मतलब हो गया बच्चों 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर, 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। y2 कितना दे रखा है माइनस के 3 और ये माइनस के 3 और फिर माइनस का 1, ठीक है, का होल स्क्वायर। ओके, इक्वल्स टू करेंगे तो हमारे सामने क्या आ जाएगा बच्चों, हमारे सामने आ जाएगा अंडर रूट y2 माइनस y1। y2 माइनस y1 मतलब 6 में से 1 गया 5, तो 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर। चलो ये कर लो, y2 माइनस y1 कर लो, प्लस x2 माइनस x1, कुछ भी कर लो, x2 माइनस x1। अब x2 माइनस x1 मतलब x माइनस 0 का होल स्क्वायर, कुछ भी कर लो, प्लस लगा हुआ है कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना। चलो ठीक है, अब इन दोनों का स्क्वायर कर लेंगे। स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये रूट हट जाएगा तो 25 प्लस माइनस के 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 इक्वल्स टू 6 में से 1 गया 5, 25 प्लस x का स्क्वायर हो जाएगा ये, तो 25 से 25 कट गया और हमारे पास x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 16। तो x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, प्लस माइनस के 4। तो प्लस माइनस के 4 मतलब x का मान हो जाएगा एक बार 4 और एक बार -4, और इसके कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, इस मतलब r के 2 कोऑर्डिनेट हो जाएंगे हमारे पास। r के 2 कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, r के 2 कोऑर्डिनेट हो जाएंगे एक बार 4 और 6 और एक बार r माइनस के 4 और 6। जब दूसरा पार्ट हम सॉल्व करेंगे तो इन दोनों वैल्यू को लेकर के सॉल्व करेंगे। एक बार r की वैल्यू ये लेंगे तब अपन ये निकालेंगे QR और PR, और एक बार -4 और 6 लेंगे तब निकालेंगे QR और PR। मैं जगह बना लेता हूँ आगे का सॉल्व करने के लिए, फटाफट, ठीक है ना, जल्दी से। ये मैंने y2 माइनस y1 का हटा दिया, ये हटा दिया। चलो कोई नहीं है, उनको वहाँ पर लिखे रहने दो। अपन को सिर्फ कोऑर्डिनेट आपको यहाँ लिखना है कि एक बार वैल्यू क्या लेने पर, एक बार वैल्यू हमारे को कितनी लेने की, क्या आया था माइनस के 4 और वो, हाँ, तो एक बार मैं वैल्यू ले लूँगा यहाँ पर। आप दोबारा से यहाँ लिख देंगे, देखो यहाँ पर मैंने वैल्यू ले ली है, यहाँ पे x की जगह, यहाँ पर r की जगह 4 लगा देता हूँ मैं, 4। तो r की जगह यहाँ पर क्या लगा देते हैं हम, 4 लगा देते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर एक बार प्लस का 4 लेके दिखा रहा हूँ मैं आपको, प्लस का 4 ले लिया हमने। आपको दोबारा माइनस का 4 लेना है, आप ही सॉल्व करना, मैं एक बार ये सॉल्व करके दिखा देता हूँ, ठीक है ना। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा मेरे बच्चों, यहाँ पर डिस्टेंस का फॉर्मूला एक बार वापस लिख देता हूँ, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। अब हम निकाल रहे हैं मेरे बच्चों, इसने बोला है QR और PR की वैल्यू, QR की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो बच्चों QR की वैल्यू हो जाएगी x2 माइनस x1, रूट का अंडर रूट का x2 माइनस x1 मतलब 4 माइनस का 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी कि 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर, 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का। तो चलो क्या हो जाएगी, रूट में अंडर रूट में आ जाएगा 4 चौक 16 प्लस 25, 16 प्लस 25 हो गया 25। तो ये कितना हो गया 30, ये हो जाएगा हमारा 30, 25 और 15 कितने होते हैं, और अंडर रूट 41 हो जाएगा। ये अंडर रूट का 41 आ जाएगा, 25 और 15 30 और ये 40 रूट 41 आ जाएगा। ये इसकी दूरी कितनी होगी, रूट 41 इसकी दूरी होगी किसकी, QR की। अब अपन को निकालना है PR की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे बच्चों, PR की वैल्यू हो जाएगी यदि हम इसमें से माइनस करें, अब इसमें से माइनस करो तो अंडर रूट का कितना हो जाएगा, अंडर रूट का हो जाएगा x2 माइनस x1 यानी कि 4 माइनस 5 का होल स्क्वायर, 4 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस का 3 का होल स्क्वायर। इस तरीके से करेंगे अपन, है ना, ठीक है। चलो तो ये हो गया -1 का होल स्क्वायर 1 ही होता है, 1 हो गया, प्लस ये हो गया हमारा माइनस प्लस
6 और 3 9, 9 का स्क्वायर 9 नाम 81, 9 नाम 81 हो गया, 9 नाम 81, 81 और 1 82, तो अंडर रूट 82 आंसर आ रहा है मेरा। अंडर रूट क्या हो गया मेरे बच्चों, अंडर रूट 82 आंसर हो गया। तो इस तरीके से क्यू आर भी मैंने फाइंड आउट कर लिया है और पी आर भी मैंने फाइंड आउट कर लिया है। अब अगली वैल्यू को आप फाइंड आउट करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो जल्दी से आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फटाफट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द रेशियो इन विच पी, एक पी दे रखा है हमारे को, डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग, यानी कि एक कोऑर्डिनेट है, एक पॉइंट है जो कि दो पॉइंट को जोड़ने वाली जो लाइन है उसको किसी रेशियो में डिवाइड करता है ना। तो हमें कह रहा है कि उस रेशियो को एक तो फाइंड आउट करो कि वो किस रेशियो में उन दो पॉइंटों को जोड़ने वाली लाइन को डिवाइड कर रहा है ना। और फिर कह रहा है कि हैंस फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, फिर उसके बाद में पी की वैल्यू को भी फाइंड आउट करो इस वाले की। तो चलो हम देखते हैं क्या होने वाला है। वो कह रहा है कि ए और बी एक लाइन है, ए और एक बी लाइन है, ए और बी की एक लाइन है, ए पॉइंट और यहाँ पर हो गया बी पॉइंट। तो ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखो चुपचाप से फटाफट। तो ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 2 और 3, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है हमारे पास, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 6 और 3। चलो ठीक है। अब ये कह रहा है कि हमारे को कि एक पॉइंट P है, ये पॉइंट P है जो कि इसके कोऑर्डिनेट है 4 और P कोऑर्डिनेट है जो कि क्या नाम से है हमारे पास, वो हमारे पास P नाम से है। तो ये कह रहा है कि इसको ये एक रेशियो में फाइंड आउट करता है, तो वो रेशियो बताओ। तो बच्चों जब भी आपको रेशियो को लेट करना हो, अपने आप से लेट करना हो, तो हमेशा ध्यान रखना कि लेट द रेशियो क्या लोगे, लेट द रेशियो इज इक्वल टू के रेशियो 1 लोगे कि वो के रेशियो 1 में डिवाइड करता है। इससे कैलकुलेशन इजी हो जाती है, यानी कि ये आपका क्या हो जाएगा m1 और ये आपका हो जाएगा m2, यानी कि यहाँ क्या आ जाएगा k और यहाँ आ जाएगा 1, m1 m2 की जगह आ जाएगा। और आप सब उसी तरीके से अपन कर सकते हैं जिस तरीके से अपन करते आए हैं, ठीक है ना। तो चलो फटाफट करते हैं। तो आपको मैं बता देता हूँ कि ये मान लेते हैं हम ये वाला मान लेते हैं x1, ये मान लेते हैं y1, ये मान लेते हैं x2 और ये मान लेते हैं y2। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो आपको बता देता हूँ कि कोऑर्डिनेट जो भी इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट होते हैं, P पॉइंट के कोऑर्डिनेट यानी कि 4 और P के कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला क्या होता है, 4 और P के फॉर्मूले का यही होता है, सिर्फ K को इधर मल्टीप्लाई करते हैं। M1 क्या होता है, M1 की जगह क्या लिख दूँ मैं, M1 की जगह मैं लिख देता हूँ K। तो डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं बिना कैलकुलेशन के, यानी कि k इंटू x1, यानी कि एक बार x आएगा, एक बार x की वैल्यू आएगी, फिर एक बार y की वैल्यू आएगी, x के कोऑर्डिनेट आएंगे फिर y के कोऑर्डिनेट आएंगे। तो यानी कि k इंटू x2 का मतलब क्या हो गया बच्चों, k इंटू x2 मतलब 6, m1 इंटू x2 समझो आप, m1 इंटू x2, ठीक है। फिर प्लस m2 का मतलब 1 इंटू x2, m2 इंटू x1 कितना है 2, तो इंटू 2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 यानी कि k प्लस 1। तो ये हमारा x कोऑर्डिनेट हो गया। अब y के लिए y का मल्टीप्लाई करेंगे k इंटू y2 यानी कि m1 इंटू y2 यानी कि k इंटू y2, ठीक है, प्लस m2 इंटू y1 यानी कि 1 इंटू y1 की वैल्यू क्या है 3, y1 की वैल्यू क्या है 3 डिवाइडेड बाय k प्लस 1 यानी कि m1 प्लस m2। तो ये हो गई। अब अपन क्या करेंगे, एक बार इस x कोऑर्डिनेट को इसके बराबर पुट करेंगे 4k, यहाँ से k की वैल्यू निकल जाएगी। जब यहाँ से k की वैल्यू निकल जाएगी तो फिर हम इस y कोऑर्डिनेट को इस y कोऑर्डिनेट के बराबर पुट करेंगे और इसमें k की वैल्यू पुट कर देंगे, तो उससे हमारे पास p की वैल्यू निकल जाएगी। और वो हमसे यही कह रहा है ना, तो वो हमसे यही कह रहा है। चलो फिर देखते हैं क्या होने वाला है। ओके, तो हम पुट कर देते हैं यहाँ पर k इंटू 6 यानी कि 6k प्लस 2 डिवाइडेड बाय k प्लस 1 इक्वस टू कितना 4 के बराबर। तो यहाँ से k की वैल्यू निकल जाएगी जिससे हमारा रेशियो भी निकल जाएगा। तो 6k प्लस 2 इक्वस टू 4k प्लस 4। तो यहाँ से वैल्यू निकालेंगे, 6k में से 4k गया तो 2k, तो 2k इज इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे बच्चों, 2 उधर चला गया तो 2, तो इस तरीके से k इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों 1 आ गया। अब k इज इक्वल टू 1 आ गया तो हम यहाँ पर k की वैल्यू पुट कर देंगे। हमने कहा था रेशियो कितना है, k अनुपात 1, k रेशियो 1 है यानी कि 1 अनुपात 1। तो हम लिख देंगे कि हमारे वो उसको काटता है 1 अनुपात 1 में। तो 1 अनुपात 1 में ये सेगमेंट करता है, यानी लाइन का सेगमेंट करता है ये p कोऑर्डिनेट। तो एक आंसर यानी कि 1 पार्ट तो हमारा यहाँ पर आ गया है। अब सेकंड पार्ट करने जाता हूँ, इसको मैं मिटान देता हूँ, ठीक है ना, फिर देख लेना। तो सेकंड पार्ट कैसे करेंगे,
चलो के की वैल्यू भी पता चल गई। अब इसके बाद में मैंने आपको बोला था वाई कोऑर्डिनेट को, अब एक बार एक्स कोऑर्डिनेट को बराबर कर दिया, अब वाई कोऑर्डिनेट को बराबर कर दो। वाई कोऑर्डिनेट को कैसे कर देंगे कि ये पी की वैल्यू के बराबर p इक्वल्स टू वाई कोऑर्डिनेट, ये वाई कोऑर्डिनेट है तो यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट ये रहा, तो के y2 बच्चों y2 की वैल्यू क्या थी, y2 की वैल्यू 3 थी तो यहाँ पर 3 आएगा ना, y2 की वैल्यू क्या थी 3 थी तो यहाँ 3, तो 3k आ जाएगा, 3k प्लस 3 डिवाइडेड बाय k प्लस 1, और k की वैल्यू 1 पुट करो, k की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 3 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 6 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि ये हो गया 3। तो यानी कि p की वैल्यू कितनी आ गई मेरे प्यारे बच्चों, 3 आ चुकी है। ये भी हमारा आंसर हो जाएगा। और कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, p के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, p के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 4 और 3। आई होप कि ये आंसर आपको समझ में आ गया होगा। बिल्कुल इस तरीके से करना है पार्ट 1 और पार्ट 2। जहाँ भी लैंग्वेज को मैं स्किप कर रहा हूँ वहाँ पर आपको हर स्टेप को लैंग्वेज में लिखना है और फिर सॉल्व करना है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके, चलो अब यहाँ तक पहुँचे हो, इसका मतलब यू आर ए सो मच इंटेलिजेंट बॉय। ओके चलो 24वां नंबर का क्वेश्चन करते हैं। शानदार तरीके से आगे बढ़ चुके हैं हम, और यहाँ पर ए ट्री कास्ट ए शेडो ऑफ 4√3 मीटर। एक ट्री दे रखा है और वो अपनी शेडो बनाता है ग्राउंड से 4√3 मीटर, है ना, ऑन द ग्राउंड। इफ़ द सन एलिवेशन, एक सन का एलिवेशन का एंगल दे रखा है 60 डिग्री का, देन फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। हाइट ऑफ द ट्री बतानी है बच्चों। इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन। तो देखो सबसे पहले ट्री खड़ा करेंगे हम, ग्राउंड से एक बार ट्री खड़ा करेंगे। ये खड़ा कर दिया है हमने, ये ग्राउंड से ट्री। हमेशा ग्राउंड से जब भी ट्री खड़ा होता है तो एकदम सीधा ही मानते हैं हम उसको, 90 डिग्री ही मानेंगे हमेशा, ठीक है। ये बोल रहा है, और ये बोल रहा है कि एक शेडो बनाता है। शेडो का बनाता है ग्राउंड पे बनाता है, यानी कि ये पॉइंट पकड़ लेते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक का, तो ये है हमारा 4√3। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके। फिर वो बोलता है कि सन्स का एलिवेशन, यहाँ पर जो सन का एलिवेशन मतलब ग्राउंड से एंगल मेरे प्यारे बच्चों, ग्राउंड से एंगल जो बनाएगा वो, ग्राउंड से एंगल बना रहा है वो कितना, 60 डिग्री बनाता है, इसको एलिवेशन बोलते हैं। ओके ठीक है, 60 डिग्री बना रहा है। और हमें फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, हाइट ऑफ द ट्री फाइंड आउट करनी है। हाइट ऑफ द ट्री यानी कि ये फाइंड आउट करना है। अब आपको मैं बता देता हूँ हमें क्या फाइंड आउट करना है। हमें फाइंड आउट क्या करना है, ये जब भी 90 डिग्री के सामने वाला होता है ये तो होता है हाइपोटेन्यूज होता है। 60 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, ठीक है ना। और ये वाला क्या हो गया, फिर ये वाला हो गया बेस हो गया। और जब भी हमारे को क्या निकालना है, हमें परपेंडिकुलर निकालना है और हमें बेस पता है। तो परपेंडिकुलर और बेस के बीच में जो रिलेशन होता है मेरे बच्चों, वो tan का रिलेशन होता है। जब भी परपेंडिकुलर और बेस निकालना हो, जब परपेंडिकुलर और बेस में कोई एक चीज़ दे रखी हो और एक एंगल दे रखा हो, तो आपको क्या लिखना है, tan 60 डिग्री इक्वल्स टू, कैसे tan का मान क्या होता है मैं बता देता हूँ आपको। पंडित बद्री प्रसाद पता है आपको, पंडित बद्री BPB एंड पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, हर HHB, PBP HH हर बोले HHB। तो ये होता है साइन, ये कॉस और ये tan क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan 60 डिग्री इक्वल टू क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan 60 डिग्री की मान क्या होता है, √3 इक्वल्स टू, परपेंडिकुलर क्या है मेरे बच्चों भी बताया था कि एंगल के सामने वाला ये हाइट, जो कि हमें हाइट निकालनी है, तो h डिवाइडेड बाय h ऑफ किसकी हाइट, हाइट ऑफ ट्री की, ठीक है। b मतलब बेस, ये बेस रहा, बेस की वैल्यू कितनी है 4√3, तो बेस की वैल्यू 4√3 है, तो हाइट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 इंटू √3 इंटू √3 कितना होता है 3 होता है, यानी कि 12 कितना हो गया 12 इंटू 12 मीटर हाइट है, यानी कि इसकी हाइट कितनी है 12 मीटर हाइट है। इस तरीके से आपको ये सॉल्व करना है। आई होप कि इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आई होगी, फुल मार्क्स पक्के हैं, ठीक है। इस तरीके से आपको करना है। और भी कमेंट बॉक्स में आप कमेंट बॉक्स से करके बता सकते हो कि किस तरीके से और अच्छे से मैं इसको करवाऊँ, क्योंकि जल्दबाजी में करने के चक्करों में मैं स्टेप्स को खा रहा हूँ। आई थिंक समझ में आ रहा होगा आपको। यहाँ तक पहुँचे हो तो नीचे ज़रूर लिख देना कि सर समझ में आ रहा है, दोबारा से कंटिन्यू कीजिए और मज़ा आ रहा है तो ज़रूर से सॉल्व करेंगे आपके साथ में मिलके। तो क्वेश्चन नंबर 25 हमारे साथ आ चुका है। तो 25 नंबर का क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, ये वाला क्वेश्चन 25 नंबर का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या कहता है आपको बताता हूँ। इसमें कह रहा है कि आपको क्या निकालना है, मोड। ये दुनिया का सबसे इजी क्वेश्चन है, देखना मेरे साथ करना, आपको बिल्कुल भी वो नहीं लगेगा। जब भी ये टेबल दे रखी होती है, तो इसको आपको वर्टिकल रूप में लिख लेना है। हॉरिजॉन्टल देखिए, बस ये लिखा हुआ है मैंने वर्टिकल रूप में, इसी चीज़ को वर्टिकल रूप में लिख दिया है, ठीक है ना। सबसे पहले तो आप यहाँ पर मोड फाइंड आउट करने का फॉर्मूला लिखो। मोड फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या होता है मेरे बच्चों, मोड फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है, क्या होता है मेरे बच्चों, L प्लस F0, नहीं ये वाला नहीं होता है, एक सेकेंड, L प्लस
एल प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2, ठीक है। चलो इनटू हाइट h होता है। अब सुनो मेरी बात, यहाँ पर ये सब लिखने के बाद में आपको सिर्फ L पता चलना है, F1 पता चलना चाहिए, F0 और F2 पता होना चाहिए और H पता होना चाहिए। इनकी वैल्यू को पुट करना है, सिंपल कैलकुलेशन करनी है, मोड आ जाएगा। अब सबसे पहला जब मोड ज्ञात करते हैं तो हमें मॉडल क्लास निकालनी है। क्या निकालना है? सबसे पहले हमें मॉडल क्लास का पता करना है। मॉडल क्लास क्या होती है मेरे बच्चों? मॉडल क्लास होती है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाली जो क्लास होती है वही मॉडल क्लास होती है। तो हमें क्लास क्या दे रखी है? ये। तो इस क्लास को मॉडल क्लास कब बोलेंगे? जब उसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाले के सामने वाली क्लास को लेंगे। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी यहाँ पर क्या नज़र आ रही है? 10। इस पूरे में 10 नज़र आ रही है, तो इसके सामने वाली क्लास क्या हो गई? 30 माइनस 35। इस पूरे को हम क्या बोलेंगे? मॉडल क्लास बोलेंगे। तो ये मॉडल क्लास प्राप्त हो गई। पहले तो ये काम, ये मॉडल क्लास प्राप्त हो गई, सारा ऑपरेशन इससे करेंगे। अब इस मॉडल क्लास की जो लोअर क्लास है, लोअर मतलब 30 वाला, तो 30 वाला L मतलब क्या हो गया मेरे बच्चों? 30। लोअर लिमिट क्या हो गई? 30। तो L की वैल्यू हमें फाइंड आउट हो गई। ओके चलो, अब आपको बताता हूँ, जो हमने ये मॉडल क्लास ली है वही हमारी क्या कहलाती है? F1 कहलाती है। ये हमारी क्या कहलाती है? F1 कहलाती है। मॉडल क्लास के अंदर जो होती है ये होती है F1 वाली फ्रीक्वेंसी, यानी कि F1 इज इक्वल टू क्या हो गया? F1 क्या हो गया मेरे बच्चों? 10 हो गया। और F1 से जस्ट ऊपर वाली मेरे बच्चों क्या कहलाती है? F0। और F1 से जस्ट नीचे वाली क्या कहलाती है? F2 कहलाती है। तो F0 की वैल्यू भी हमें पता चल गई। F0 की वैल्यू कितनी है? 9। और F2 की वैल्यू कितनी है मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों? 3। कितनी आ गई? 3। और इसकी 9, यहाँ पर 3 आ गई। चलो हमें अब बस H की वैल्यू पता करनी है। तो बच्चों H की वैल्यू क्या होती है? हाइट होती है। मतलब इन दोनों का डिफरेंस कितना है, इन दोनों के बीच का इंटरवल कितना है। तो 35 माइनस 0, यानी कि कैसे लिखोगे? 35 माइनस 30 इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चों? 5। तो हाइट की वैल्यू कितनी आ गई? 5 आ गई। अब इसे बस फॉर्मूले में पुट करना है और उसको सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो चलो जल्दी से इसको सॉल्व करते हैं, फॉर्मूले में पुट करते हैं और वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। चलो ओके, कम ऑन। चलो तो L की वैल्यू कितनी है मेरे बच्चों? L की वैल्यू है 30 प्लस F1 की वैल्यू कितनी है? 10। तो लिख दो 10। और F0 की वैल्यू है 9। ओके 9 डिवाइडेड बाय 2F1 का मतलब हो गया 20 माइनस F0 की वैल्यू कितनी है? 9। तो 9 लिख दिया। F2 की वैल्यू कितनी है बच्चों? 3। तो यहाँ पर 3 लिख दिया। इनटू मल्टीप्लाई करना ना भूले 5 से, ये हो गया 5। कहीं कभी हम भूल जाते हैं, ठीक है। तो 30 प्लस ऊपर वाला सॉल्व करेंगे पहले। 10 में से 9 गया तो 1, और 5 से मल्टीप्लाई हुआ तो 5। तो 5 डिवाइडेड बाय नीचे वाला 9 और 3 12। जब 20 में से 12 गया तो ये आ जाता है 8। अब क्या आएगा? अब 30 प्लस, इसको सॉल्व कर लो। इसको सॉल्व करेंगे तो 0 पॉइंट लगाएंगे तो 50। 8 6 48, 6 48, 2 बचा। 8 6 48, 2 बचा तो 20 हुआ। 20 हुआ तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, और फिर 4 बचा, 8 पंजे 40, 0.625 आया। तो यानी कि हमारा मोड क्या आ जाएगा मेरे बच्चों? मोड की वैल्यू आ जाएगी 30.625। आई होप कि यही आंसर आया होगा। एक बार चेक कर लेना, रेक्टिफाई कर लेना और मुझे बता देना, ठीक है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है प्रूफ। तो 26 ये 3 मार्कर का आ गया। इसको नेक्स्ट उसमें करेंगे, क्या बोलते हैं, नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अभी मेरे बच्चों 4:30 बज रहे हैं। अब देख लो आप कितना टाइम मेरे को लग गया है इनको करने में। तो जो भी है मैं नाइट में कर रहा हूँ। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है या कोई स्टेप समझ में नहीं आई है, या मैंने कोई जल्दबाजी में कोई स्टेप्स मिस कर दिए या कोई गलतियां हैं, तो ज़रूर से नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। और इसको सभी सैम्पल पेपर को मैं सॉल्व करा दूंगा, लेकिन कमेंट करना ज़रूर, ताकि मेरा मोटिवेशन बने और मेरे को लगे कि आपको समझ में आया और आपने लास्ट तक वीडियो देखा है। तो बहुत बढ़िया मेरे बच्चों, इसी तरीके से सैम्पल पेपर सॉल्व करते रहो, आगे बढ़ते रहो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। फिर मिलते हैं जल्दी सी नेक्स्ट पार्ट में। तो नेक्स्ट पार्ट अगला आने वाला है। ओके बाय।